नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। जोहान्सबर्ग में आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यस्त रहने वाला है। वजह है अफ्रीका में पहली बार आयोजित हो रहे इस ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका और भी अधिक निर्णायक नजर आने वाली है। तो G20 में भारत, विकास, विश्वास और नेतृत्व, स्पेशल कवरेज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और मेरे साथ हैं मुकुल। बिल्कुल जया, और आज खासतौर से G20 के शुरुआती सत्र में जहां दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति स्वागत भाषण देंगे और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल होंगे। पहले सत्र में जहां आर्थिक मुद्दों के साथ वैश्विक खाद्य सुरक्षा और विकासशील देशों की आवश्यकताओं पर गहन चर्चा की जाएगी। इन सब के अलावा दिन भर कई द्विपक्षीय बैठकों और इंटरेक्शन में भी प्रधानमंत्री मोदी आर्थिक सहयोग, सप्लाई चेन स्थिरता और विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर भारत का रुख साझा करेंगे। कुल मिलाकर जोहान्सबर्ग में आज का दिन G20 में भारत की सक्रिय और प्रभावी भूमिका को एक नई ऊंचाई देने वाला साबित रहेगा और उसकी हर एक अपडेट के साथ आपके साथ हम यहां उपस्थित हैं, हर एक अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आज से 20वें G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के 2 सत्रों को संबोधित करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री शुरुआती सत्र में भाग लेंगे, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति उनका स्वागत भाषण भी होगा और उसके बाद ही प्रधानमंत्री मोदी आज के पहले सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसका विषय है समावेशी और टिकाऊ आर्थिक वृद्धि, ताकि कोई पीछे ना छूटे। दोपहर में प्रधानमंत्री मोदी दूसरे सत्र में शामिल होंगे, जो लचीले विश्व और जलवायु एजेंडा पर केंद्रित रहेगा, और शाम को प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें आपसी रिश्तों की समीक्षा के साथ भविष्य में सहयोग की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल पहुंचे और वहां मौजूद भारतवंशियों ने बहुत ही जोश और उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें जोहान्सबर्ग की है, जहां पर गूंज रहे थी वंदे मातरम की गूंज। तो भारतीय संस्कृति और लोक नृत्य और संगीत का भी बेहद खूबसूरत संगम पेश किया वहां मौजूद भारतवासियों ने। और बहुत ही खास होता है, प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं अपनी विदेश यात्रा पर, ज़रूर ये सुनिश्चित करते हैं कि वहाँ मौजूद भारतीयों से, भारतवंशियों से वो मुलाकात करें, उनसे बात करें, उनसे संवाद करें। ये जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, ये जो एक कनेक्ट एक बार दोबारा स्थापित हुआ है भारतवंशियों का भारत से, तो वो यहाँ पर हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। चलिए अब आपको सम्मेलन में होने वाले सत्रों के बारे में भी विस्तार से हम बताते हैं। 20वें G20 सम्मेलन में 3 सत्र होने हैं। पहला सत्र में समावेशी और सतत आर्थिक विकास पर केंद्रित होगा, जिसमें अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण, व्यापार की भूमिका, विकास के लिए वित्त पोषण और ऋण का बोझ पर चर्चा होगी। वहीं अगर हम
दूसरे सत्र की बात करें तो एक गतिशील विश्व G20 का योगदान पर केंद्रित होगा। इसमें आपदा जोखिम में कमी, जलवायु परिवर्तन, न्यायोचित ऊर्जा परिवर्तन, खाद्य प्रणालियों पर चर्चा होगी। वहीं तीसरा और अंतिम सत्र सभी के लिए निष्पक्ष और न्यायोचित भविष्य पर केंद्रित रहेगा, जिसमें महत्वपूर्ण खनिज अवयव, उत्कृष्ट कार्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा की जाएगी। तो अलग अलग सत्र और उसमें क्या कुछ विषय रहेंगे वो हमने आपको बताए। और खासतौर से दक्षिण अफ्रीकी यात्रा के पहले दिन की अगर हम बात करें तो पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख व्यवसायी और नेस्पर्स समूह के अध्यक्ष, को स्पीकर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी फेब्रिसियो लॉसी से भी मुलाकात की। What surprises me about Prime Minister Modi is how well informed he is. So we were talking digital, we were talking AI, artificial intelligence, and the effect it might have on the economy. And he's really well informed. For example, he could brief us on what's happening in India. In February, there's going to be a big AI conference. And we also discussed with him the investments we make in India. Over the last few years, we invested 80,000 crore in India, and our intention is to double these investments. We are very excited about the potential of growth in India technology, and meeting with Prime Minister was amazing because under his leadership, the use of technology in India has been a reference for the world, and we think Naspers and Prosus can learn from India, but also contribute to invest in startups, ideas, to make India a benchmark in AI globally. That's the experience we have, and we really want to invest and develop together with India. So we discussed with Prime Minister many areas to keep investing in new technologies and AI, and I'm confident we are going to keep succeeding in our investments in India. और पीएम मोदी के दक्षिण अफ्रीका दौरे से भारतीय मूल के उद्यमी बेहद उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री ने कल उद्योग जगत से जुड़े लोगों से भी मुलाकात की। आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका में फेको समूह के चेयरपर्सन सचिन आहूजा ने प्रधानमंत्री मोदी से अपनी मुलाकात को बेहद अहम और खास बताया। We are a steel manufacturing and other metal and energy business, and been here in South Africa for last 25 years. प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद और इंस्पिरेशन, उनके अच्छे काम और यहाँ पे उनके अच्छे काम के उनके मार्गदर्शन को कैसे बढ़ाया जाए वो इंस्पिरेशन मिला। उन्होंने टूरिज़्म पे बात की, डिफेंस सेक्टर के बारे में बात की, कैसे इंडिया में डिफेंस सेक्टर के अंदर प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है अभी इंडिया में, और उन्होंने सब बिजनेस लोगों को इनकरेज किया इंडिया में आके इन्वेस्ट करने के लिए, और ओपन डोर पॉलिसी बोला कि आओ, और पूरा सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। वहीं प्रधानमंत्री से मिलने के बाद स्वामी वेदानंद सरस्वती भी बेहद उत्साहित नजर आए। The Honorable Prime Minister Modi ji was an exhilarating moment, seeing a leader that has transformed not just Bharat but transformed the world. We are extremely grateful for the Prime Minister of taking the plight of the Girmitiyas, understanding that Bharat is our motherland. Just recently he has bettered the OCI requirements that generally we had struggled for, but now it makes it so much more easier for us to be able to get an OCI so that our children, 7th generation, 6th and 7th generation, can now appreciate what Bharat has to offer, connect spiritually to their motherland, and it's all thanks to PM Modi ji. The Honorable Prime Minister has really transformed us and motivated us to really take the inspiration of Bharat to the world over. So we are inspired, we continue to grasp from his leadership. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका में आर्य समाज के प्रधान ने भी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उनकी यात्रा को ऐतिहासिक बताया। दक्षिण अफ्रीका में बोल रहे हैं कि हम लोग इंडिया में फैमिली में जाना है, और हमारे यंग यूथ तो इंडिया में स्टडी करना है। सो ही इज थिंकिंग अबाउट आवर जनरेशन, द 6th generation that came from the Girmitiyas, and he wants us to build our relationship with India.
तो जाना आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री की वहाँ पर जो लोग थे उनसे मुलाकात भी रही, लेकिन आज का दिन जो है अगर देखा जाए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ विकास, विश्वास और जो नेतृत्व की झलक है वो आज हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, जिस तरह से चुनौतियां इस वक्त वैश्विक पटल पर हैं, क्या G20 के मंच पर ये जो तमाम देश जुट रहे हैं वो इसमें किसी तरह की कोई ठोस पहल कर पाते हैं, सभी की नज़रें इस पर हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मंजू सेठ, वरिष्ठ राजनायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अंशु जोशी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही खास मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अंशु जी आपके पास आती हूँ। भारत और अफ्रीका की जो साझेदारी है वो आज किसी से छुपी नहीं है। हम कह सकते हैं अफ्रीकन यूनियन को आवाज़ ही भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान G20 में मिली, जब उसे एक स्थायी सदस्यता मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और उसका योगदान भी इसमें अहम है। किस तरह से देखती हैं इस वक्त G20 जो समिट हो रहा है? काफ़ी चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे अहम क्या फोकस इस बार रहने जा रहा है? जया, आपने बिल्कुल सही बिंदु से, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु से इस चर्चा को प्रारंभ किया है। भारत और अफ्रीका के संबंधों और भारत और दक्षिण अफ्रीका की यदि हम संबंधों पर नजर डालें तो आपसी विश्वास, सांस्कृतिक, बहुत पुराने सांस्कृतिक कनेक्ट्स और जो एक साझा प्रजातांत्रिक मूल्यों को लेकर के जो समझ है वो हमको दिखाई पड़ती है। और दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर जो नेल्सन मंडेला की भूमि है, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी कहा जाता है, इस भूमि पर ये ऐतिहासिक समिट होने जा रहा है। और निश्चित तौर पर हम जब पूरे अफ्रीका की ओर नजर डालते हैं तो G20, जिसको कि पहले एक जो वेस्टर्न नेशंस हैं उनके एक प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता था, इसके लोकतंत्रीकरण की शुरुआत ही जब भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी थी तो उस ऐतिहासिक प्रेसिडेंसी में हुई, जब अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में और इसके तमाम जो सदस्य देश हैं वो फिर इसके माध्यम से G20 से जुड़ गए। तो निश्चित तौर पर ये जो समिट है ये ऐतिहासिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टि से भी जया कि आसपास जिस प्रकार का एक वातावरण बना हुआ है, न तो इजराइल हमास युद्ध ही अंत की ओर जा पाया है, न रशिया यूक्रेन युद्ध का भी समाधान खोजा गया है। तो यदि इस दृष्टि से देखें तो सामने जो चुनौतियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उसमें एक इकोनॉमीज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अविकसित देशों को कैसे आगे लाया जाए, ग्लोबल साउथ की आवाज को और मुखर कैसे बनाया जाए, फिर जो ये हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं इनको कैसे आगे लेकर के जाया जाए। तो इन्वेस्टमेंट, डिजिटलाइजेशन और आपस में एक इकोसिस्टम को बेहतर करना, और इसके अलावा जो ये थीम है पूरी अफ्रीका की वो सॉलिडारिटी यानी एकता, इक्वालिटी यानी समानता और सस्टेनेबिलिटी यानी संधारणीयता पर निहित है। तो इससे जुड़े हुए जो ये 3 सत्र हैं इन पर आगे चर्चा होगी और महत्वपूर्ण परिणाम हमारे सामने आते हुए दिखाई पड़ेंगे। जी बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा इन तीनों सत्रों में होगी। लेकिन खासतौर से मंजू जी, देखा जाए जिस तरीके से आज के समय में भारत की बात को हर कोई ना सिर्फ प्रमुखता से सुनता आया है, मानता आया है, उसी कड़ी में जब G20 जैसे प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं, जिस तरह के जो संबंध भारत के रहे हैं G20 कंट्रीज़ की भी अगर बात की जाए, कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत एक ऐसा देश जो लगातार इनिशिएटिव्स लेता है, जो पहल करता है, और वो काफ़ी सकारात्मक पहल नज़र आती हैं, उनके परिणाम काफ़ी बेहतर रहते हैं। इस बार के G20 की से क्या कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। अभी भारत की एक लेवल है, इकोनॉमिक लेवल, और हर एक वॉइस है दुनिया में, और बिल्कुल G20 के एजेंडा को शेप करने के हम क्षमता रखते हैं। और हमने देखा है कि जैसे बिल्कुल कहा अंशु जी ने भी कि वहाँ पे जब इंडिया में हुआ था G20 समिट, हमने बिल्कुल अफ्रीकन यूनियन को उसमें शामिल किया था और सब यूनानिमस सपोर्ट थी। तो आगे इस वाले, और हमने जो ब्राजील में भी हमने जो योगदान दिया, और अब जो हम योगदान इस वाले में भी हम जो फोकस कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी इस वाले G20 में, मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल हमारे जो आइडियाज हैं या हमारे जो सजेशंस हैं वो ऑन बोर्ड लिए जाएंगे और हम इसको शेप कर पाएंगे एजेंडा को, G20 के एजेंडा को। क्योंकि एक ये 20 सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज जो है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज है, उनका ये एक ग्रुपिंग है। और पूरी उम्मीद है कि हमारा इंडिया की आवाज़ सुनी जाएगी और सुनी जाती है। और ये अफ्रीका का जो समिट पहली दफा हो रहा है अफ्रीकन सॉइल पे, आफ्टर अफ्रीकन यूनियन उसका मेंबर बना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अफ्रीका की आवाज़ बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, बहुत वहाँ पे सारे कंट्रीज अपना वर्चस्व बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी जो
हितता है या उनके जो हित हैं उस पर फोकस बहुत कम है। तो आई थिंक G20 का फोकस उस पर अब आ गया है अफ्रीका पे, और अफ्रीका में ही हो रहा है। मुझे लगता है कि एक बहुत और आगे चल के अफ्रीका को एक इंक्लूसिव मेंबर बनाया जाएगा, अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का, और जो भी डिसीजंस लेंगे वो आई थिंक एक बहुत हेल्प म्यूचुअली बेनिफिशियल होंगे सारी कंट्रीज के लिए, इंक्लूडिंग फॉर अफ्रीका। बिल्कुल। अंशु जोशी जी, क्या जोहानिसबर्ग समिट वे क्षण होगा जब ग्लोबल साउथ पहली बार एजेंडा सेटर के रूप में नजर आएगा और भारत इसका नेतृत्व करता दिखेगा? और साथ साथ जिस तरह से जब हम अफ्रीकन यूनियन की G20 में सदस्यता की बात कर रहे हैं, तो कह सकते हैं जो ग्लोबल साउथ बनाम ग्लोबल नॉर्थ को लेकर भी इस वक्त चर्चा हो रही है, तो उसमें भी भारत एक ब्रिज के रूप में यहाँ पर काम करता हुआ दिखेगा। बिल्कुल जया, हमने बीते कुछ वर्षों में देखा कि किस तरह से भारत के नेतृत्व में जो ये नॉर्थ साउथ के बीच की खाई है, तो जो विकसित देश और विकासशील देश हैं उनके बीच की जो खाई है उसको पाटने का काम न सिर्फ भारत ने किया, और भारत को एक प्रणेता के रूप में पूरे विश्व ने स्वीकारा, चाहे वो पश्चिमी देश हो या फिर हमारे ग्लोबल साउथ के देश हो। एक तरफ ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच की खाई को पाटना, दूसरी ओर जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है, तो जो अब आप देखिए लैटिन अमेरिका और एशिया के जो देश हैं इनके बीच फिजिकल डिस्टेंस की वजह से लंबे वर्षों से एक हम देखते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप थी वो उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाई, जिसका एक स्कोप हम आज देख पा रहे हैं। तो ये भी भारत के नेतृत्व में आज हम एक बदलाव होते हुए देख रहे हैं। इसी प्रकार से जो अफ्रीका के देश हैं और उनके साथ जो लैटिन अमेरिका और एशिया के जो देश हैं, तो ये जो पूरे साउथ साउथ कोऑपरेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण से और योगदान रहा है। और फिर ये जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, इनके पास जिस तरह के अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिस तरह के बड़े मार्केट्स हैं और जिस तरह के स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, और दूसरी ओर जो हम देखते हैं कि ग्लोबल नॉर्थ के विकसित देशों के पास जिस प्रकार की तकनीक और फंडिंग है, तो उसको यदि हम जोड़ दें तो वैश्विक जो दृष्टि से हम देखें तो चाहे शांति की बात हो, सुरक्षा की बात हो, हमारे जो ये सतत विकास के लक्ष्य हैं जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, इनकी बात हो, इनको योगदान की बात हो, तो निश्चित तौर पर ये तमाम उद्देश्यों को हम बहुत बेहतर तरीके से इनकी पूर्ति कर सकते हैं। तो ये आज अब जो ये चर्चा होगी, आज के जो सत्र रखे गए हैं और जो ये आज और कल G20 का हम समिट होते हुए देख रहे हैं, इसमें निश्चित तौर पर न सिर्फ व्यापार की दृष्टि से, आपसी शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट के लक्ष्य की दृष्टि से ग्लोबल साउथ के देश नेतृत्व की भूमिका में आते हुए निश्चित तौर पर दिखाई पड़ते हैं। जी, जाहिर तौर पर, और कहीं ना कहीं भारत जो कि लगातार इस बात को प्रमुखता के साथ रखता आया है कि जब हम एक धरती की बात करते हैं, एक परिवार की हम बात करते हैं और एक भविष्य, एक साझा भविष्य, उस दिशा में हमें अगर आगे बढ़ना है मंजू जी, तो सबको साथ लेकर चलना होगा। और इसी बात को आगे रखते हुए हम कह सकते हैं कि हर एक जगह भारत अपनी बात को भरोसे के साथ रखता है, और आज पूरी दुनिया जो है ना सिर्फ उस भरोसे से बल्कि भारत को एक समाधान के तौर पर भी देखती है। बिल्कुल सही है कि इस वक्त जहां हमारा एक लेवल बन चुका है दुनिया में, उससे बिल्कुल सब हमें हमारी तरफ किए हुए, लेकिन हम कितने उसको उस पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो, क्योंकि सबकी यूनिटी चाहिए, सबका सपोर्ट चाहिए। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हमें सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन थोड़ा से चैलेंजेस हैं जो हम उसके बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम ओवरकम करें। खासकर जो प्रेशर दबाव डाला जाता है हमारे ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, यूएस के द्वारा, तो इन सब चैलेंजेस को हम ओवरकम करके हम बिल्कुल अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम एक अपना जो योगदान है एक इफेक्टिव और एक प्रॉपर एक योगदान दे पाए। और ये जो हमारे एक व्यू है वसुधैव कुटुंबकम, आई थिंक इसके तहत हम बिल्कुल एक सारी दुनिया को साथ में लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मानना है, भारत का मानना है कि सब जब इकट्ठा करेंगे, आगे चलेंगे, सब अपनी कोशिश करेंगे, तभी समाधान निकलेंगे। इंक्लूडिंग अभी जो हम देख रहे हैं, दोनों जो लड़ाइयाँ चल रही हैं अभी तक, उनका टेम्पररी सीज फायर हुआ है, लेकिन दोनों जो यूक्रेन और रूस के साथ जो चल रहा है और बीच में चल रहा है, और हमास और इजराइल के बीच हम अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन हम बीच की जो मध्यस्थता है वो हम नहीं करना चाहेंगे इस वक्त। जी, भारत क्योंकि शांति का पक्षधर है
और लगातार उसी बात को प्रमुखता के साथ रखता भी आया है। और खासतौर से अंशु जी, लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से भारत प्राथमिकता देता है जब हम विश्व कल्याण की बात करते हैं, उसके लिए तमाम वित्तीय चुनौतियां जो कि आज G20 देशों के सामने हैं, उनके समाधान पर हम किस तरीके से जोर दे सकते हैं, और इसके साथ साथ वो तमाम देश जो कि कहीं ना कहीं जूझ भी रहे हैं। आज भारत की अगर बात की जाए तो विश्व में सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था भारत की है, लेकिन जब हम वैश्विक स्थिति देखते हैं तो वो काफ़ी कम नजर आती है। लेकिन बावजूद इसके भारत का ये कहना कि हमें सबको साथ लेकर चलना होगा, तभी एक बेहतर स्थिति जो है पूरे विश्व के लिए बन पाएगी। निश्चित तौर पर मुकुल, ये हमें समझना होगा कि हम जब ग्लोबल साउथ के देशों के नेतृत्व की भूमिका की बात करते हैं तो उनको सशक्त करना पहली सीढ़ी है, जिसमें अभी कई ऐसे देश हैं जो अविकसित हैं और उनकी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उनको कैसे हाथ थाम करके आगे ले जाया जा सके। तो इसको लेकर के हमने, यदि हम वैश्विक स्तर पर पैटर्न्स देखें तो पिछले कुछ वर्षों में बदलते हुए देखे हैं। हालांकि यहाँ पर वित्तीय चुनौतियां बिल्कुल हमारे सामने हैं और इसमें फिर जब हम व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो वहां फिर हमको समाधान या हमको अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। तो ये तमाम जो विकासशील और अविकसित देश हैं, इनके पास बहुत सारे अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज है, भंडार है, विशेषकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के पास। तो कैसे व्यापार के माध्यम से और इनमें कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो इसको लेकर के विकसित और विकासशील देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अपनी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को पुख्ता कर रहे हैं देशों के साथ। और अब आप साउथ साउथ ट्रेड को अगर देखें तो पिछले कुछ 2-3 वर्षों में हम देख रहे हैं कि जो वैश्विक व्यापार है उसका 30 से 35% तक का योगदान जो है वो ये साउथ के, ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो दे रहे हैं। और पहले यदि हम जाकर के देखते हैं तो 10% से भी कम था ये योगदान। तो तेजी से आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर एक कोऑपरेशन की और वित्तीय जो सहायता है उसकी आवश्यकता तो हमको नजर आती है। तो इस दृष्टि से जब आप देखते हैं तो ब्रिक्स जैसे जो संगठन है, फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है AIIB जो है, फिर इंडिया अफ्रीका, इंडिया लैटिन अमेरिका के जो आपस में जिस तरह के ये हम एक मिनी लेटरल्स हमने बनाए हैं, तो इसको देखते हुए और फिर G20 के माध्यम से भी अब इन तमाम देशों को कैसे आगे ले जाया जाए वित्तीय दृष्टि से, ट्रेड की दृष्टि से, तो इस पर तो हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी से काम हो रहा है। तो ये जब तक ये संवाद की टेबल बनी रहेगी, जब तक इस तरह के आयोजन होते रहेंगे, तो फिर जो ये एक प्रयोजन है ये भी सिद्ध होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, जो ये वित्तीय चुनौतियां हैं वो बेहद खास हैं और इसीलिए इन्हीं पर ज्यादा फोकस है। और लगातार हम तस्वीरों में देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी हुई नास्पर्स ग्रुप से। नास्पर्स दुनिया के सबसे बड़ी टेक इन्वेस्टमेंट कंपनियों में से एक है और उनके साथ प्रधानमंत्री की बैठक यहाँ पर हुई है। मंजू जी, यहाँ पर भारत की डिजिटल इकोनॉमी या स्टार्टअप इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजी जो साझेदारियां हैं उसे वैश्विक मंच पर हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, उसके संकेत जरूर इन तस्वीरों से हमें मिलते हुए आ रहे हैं। किस तरह से आप देखती हैं कि ये बैठक भारत में, क्योंकि AI भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर चर्चा होगी, तो AI की बात करें या फिनटेक की बात करें या डिजिटल कॉमर्स की बात करें, उसमें बड़े निवेश की संभावनाएं भी बढ़ाती हुई नजर आ रही है और इस पे शुरुआत से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी फोकस है। आजकल बदली हुई जो माहौल है दुनिया में और जो इतनी रैपिडली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, AI का जो रोल है बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें एक ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, बट टू बी ऑन टॉप ऑफ द गेम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है, बहुत हम आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में, लेकिन साथ में इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, हायर टेक्नोलॉजी चाहिए जो इन कंपनीज के पास है। और जॉइंटली हम लोग काम करें, हमारे पास टैलेंट है, दोनों मिलके जो नई इनोवेशन और नई टेक्निक्स इस्टेब्लिश करेंगे, आई थिंक उससे बहुत फायदा होगा, नॉट ओनली हमारे देश को, क्योंकि आज जैसे आपने कहा डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटाइजेशन, फिनटेक बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं हमारे देश में। और हम देख रहे हैं कि हर एक ठेले वाले के पास भी एक वो QR कोड है जो वहीं पे हम पे कर सकते हैं डिजिटल उस पे। आई थिंक इतने हमारे यहाँ जो इनोवेशंस हैं, एक मिडिल लेवल की जो इनोवेशन है वो बहुत जरूरी है, जो अदर कंट्रीज के साथ हम शेयर कर सकते हैं। वो चाहते भी हैं, बहुत कंट्रीज चाहते हैं कि अरे आप बिना पैसे के कैसे जा सकते हैं, यू नो। इमीडिएट जो ई-कॉमर्स है, ई-ट्रेडिंग हो रही है, प्लस AI का जो यूज है बहुत रैपिड, एक सस्टेनेबल यूज और एक रेगुलेटेड यूज की बहुत जरूरत है। और ये जो कंपनीज हैं वो आएंगे, उनके साथ अगर जॉइंटली हम लोग कुछ डेवलप कर पाएंगे
तो ये हमारे देश के लिए भी हितकारी है और उनके लिए भी और देशों के लिए भी, क्योंकि हमने कहा है हम साझेदारी करने को तैयार हैं, हम शेयर करना चाहते हैं ताकि सारा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और बेस्ट जो इन न्यू टेक्नोलॉजी चीजें उभर के आ रही हैं वो सब की मदद करें। और सब देश देख भी रहे हैं कि भारत इसमें एक लीड लेगा, क्योंकि और कंट्रीज का जो अभी तक रवैया रहा है वो बिल्कुल वही कहीं ना कहीं एक नेतृत्व की अभी तक कमी लगती थी, और उसी को अगर देखा जाए तो भारत पूरी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आता है। और फिलहाल और क्या कुछ इसमें खास रहेगा, लगातार अपने दर्शकों के साथ हम साझा करेंगे, उनको बताएंगे भी कितना महत्वपूर्ण है G20 का ये समिट। और उसमें अगर बात की जाए प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो भी अपने आप में बेहद खास रही है। जया, बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कैसे इस बार G20 में भारत की भूमिका बेहद खास है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पर चर्चा होगी, क्या कुछ ठोस पहल निकल कर आएगी, इस पर लगातार हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमान से। लेकिन यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं G20 की शुरुआत हो रही है और इसमें किस तरीके से भारत की जो भूमिका है वो और निर्णायक होती हुई नजर आ रही है। ब्रेक में जाने से पहले भी हमने जाना तमाम जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके, और खासतौर से अंशु जी अगर देखा जाए ना सिर्फ ग्लोबल साउथ के लिए रिप्रेजेंटेशन की जब बात की जाती है, बल्कि भारत जिस तरीके से एक समाधान देता है और ऐसे में लगातार भारत रिफॉर्म की बात करता आया है, फिर चाहे ग्लोबल ट्रेड की हम बात करें या तमाम जो संस्थाएं हैं उनमें किस तरीके से जो दिशा निर्देश हैं, जिस तरह की गाइडलाइन है उसमें बदलाव होना चाहिए, तभी सभी के लिए वो फायदेमंद हो सकता है। और उसी बात को लगातार हमने देखा है G20 के मंच से भी शायद प्रधानमंत्री यहां रखते हुए नजर आएंगे। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी लंबे समय से वैश्विक राजनीति को आवश्यकता है। तो हम कितना ही अलग अलग मंचों से बात कर लें ग्लोबल साउथ के देशों के सशक्तिकरण की या उनके नेतृत्व की, ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि जो हमारे अंतरराष्ट्रीय मंच हैं या जो यूनाइटेड नेशंस जैसे जो अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं उनमें आज के समय के हिसाब से या जो बीते वर्षों में वैश्विक राजनीति में बदलाव हुए हैं उसके हिसाब से परिवर्तन ना हो। तो बिल्कुल, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ अगर देखा जाए किस तरीके से प्रधानमंत्री जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आते हैं, ना सिर्फ जब हम भारत की बात करते हैं बल्कि पूरे विश्व की अगर बात की जाए, और कैसे G20 समिट और खास बना रहे हैं पीएम मोदी, इस पर आइए सीधा रुख कर लेते हैं जया का। जया, कितना खास है जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी की हम बात कर रहे हैं G20 समिट में? बिल्कुल, अगर हम बात करें G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो इस वक्त सबसे प्रभावशाली बैठक जो G20 समिट है वो जोहान्सबर्ग में हो रहा है। लेकिन पीएम मोदी 2014 से लगातार G20 से जुड़े हुए हैं। जो उनकी भागीदारी रही है G20 समिट में, वो इस बार उनकी 12वीं भागीदारी है। ये समिट में उनकी 12वीं भागीदारी है। और जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक मुद्दों को उठाया है, उसमें भी पीएम मोदी की भागीदारी भारत और ग्लोबल स्टेज के लिए इस वक्त अहम है, क्योंकि ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रधानमंत्री विभिन्न वैश्विक मंचों पर काफी मुखरता से उठाते आ रहे हैं और हमेशा उन्होंने ग्लोबल साउथ के हितों को प्राथमिकता दी है। यही वजह है कि आज वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के शीर्ष नेतृत्व में जिस तरह से साख बढ़ रही है भारत की, वो महत्वपूर्ण है। गरीबी, हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी रेगुलेशन में मिलकर रही है भारत की, वो महत्वपूर्ण है। गरीबी, हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी रेगुलेशन में मिलकर यहां पर काम करने का लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया है। और साथ ही पीएम मोदी की प्रेसिडेंसी में जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बना, यह भी भारत और अफ्रीका की साझेदारी को, भारत अफ्रीका
अफ्रीका के जोड़ को और भी मजबूत करता है। कहीं ना कहीं अफ्रीकन यूनियन को आवाज ही भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान मिली है। पीएम मोदी ने ग्लोबल इकोनॉमी और गवर्नेंस सिस्टम में सुधारों की वकालत यहां पर की है। किस तरह से जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, IMF की बात करें या हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, क्या उनमें अब सुधार की जरूरत है और बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे। पीएम की भूमिका ने ग्लोबल लीडर के तौर पर भारत की साख को और भी ज्यादा सशक्त किया है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विस्तारवादी नीति नहीं बल्कि विश्वास की नीति को आगे बढ़ाया है। जब बात होती है साथ चलने की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम देशों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं और यही वजह है कि आज एक भरोसे, एक अच्छे दोस्त और एक साझेदार के रूप में भारत अपनी भूमिका को और सुदृढ़ कर रहा है। आइए चर्चा को जारी रखते हैं, रुक करते हैं वापस मुकुल का। बिल्कुल जया, और ये बात लगातार हम देखते हैं कैसे भारत न सिर्फ एक भरोसेमंद साथी बल्कि एक बेहतर साझेदार के तौर पर हर एक उस देश के साथ खड़ा हुआ नजर आता है जहां आवश्यकता रहती है। और खासतौर से मंजू जी, अगर देखा जाए इसमें भारत की जो नीति रही है, फिर चाहे विदेश नीति की हम बात करें या एक अलग संबंध जिस तरीके से भारत ने अब हम कह सकते हैं स्थापित किए हैं, अलग अलग देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह की नीतियाँ रही हैं। और पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने देखा है पिछले एक दशक में ये बड़ा बदलाव खासतौर से नजर आता है विदेश नीतियों को लेकर। बिल्कुल, विदेश नीति को आई थिंक एक कंटिन्यूटी रही है, लेकिन साथ में जो प्रधानमंत्री जी ने एक एम्फेसिस दिया है और एक कोशिश की है कि और अपना एक डाइवर्स रिलेशनशिप हर एक कंट्री के साथ स्ट्रेंथन हो, इंक्लूडिंग नॉट ओनली कि जो कुछ कंट्रीज के साथ लिमिटेड एक जो हमारा रहा था और संबंध थे तो उसको और स्ट्रॉन्ग करा है उन्होंने। डेफिनेटली एक रिन्यूड विगर आया है हमारे फॉरेन पॉलिसी में और बहुत जरूरी जो था। और इस आजकल के जो वैश्विक माहौल बना हुआ है उसमें एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी, एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक एफर्ट की बहुत जरूरत है। उसके हम देख रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री जी ने इसको एक बिल्कुल राइटली सो, क्योंकि ऐसे जो माहौल बना हुआ है उसमें बहुत जरूरी है कि हम अपनी आवाज आगे विद कन्विक्शन एंड विद फोर्स थोड़ा आगे रखें, क्योंकि नहीं तो कोई भी सुनने को आपको राजी नहीं है। वो सब आपको सोचते हैं कि आपको आपको साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो सब अपना अपना हित देखते हैं और सोचते हैं, जैसे हम देख ही रहे हैं कि यूएस ने कैसा इस दफा इस साल जो वो अप्रोच लिया है फॉरेन पॉलिसी की तरफ, और हमारा जो बड़ा एक स्टेबल और स्टेडी एक काम एक रिस्पॉन्स हमने दिया है, बहुत जरूरी था और स्थिरता के साथ। तो हर एक तो जो हमारे अभी इस वक्त जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है और फॉरेन डिप्लोमेसी है एक बिल्कुल सही, मुझे लग रहा है सही दिशा में जा रही है और उसको बहुत एक स्ट्रेंथन किया है प्रधानमंत्री जी ने और उनके नेतृत्व में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक फॉरेन पॉलिसी हमने अपनाई है। और साथ में हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं उन्होंने उसको भी एक आगे ले गए हैं हर एक चीज के लिए जो हमारे हित में है, और साथ में ग्लोबल हित के लिए भी जो भी काम करना चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ले लीजिए, क्लाइमेट चेंज में देख लीजिए, हर एक जो आजकल मुद्दे हैं और चैलेंजेस जो हैं वर्ल्ड के सामने, हर एक में हमने अपना योगदान दिया है। अपनी थोड़ी जो हमारी सजेशंस हैं वो ऑन बोर्ड ली गई हैं और ये बहुत एक इसका नतीजा है कि एक विश्व में सब हमारी बात एटलीस्ट पूरे माने ना माने सुनते हैं, गौर से सुनते हैं और उस पर जरूर एक उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और एक बहुत ये पॉजिटिव एक डेवलपमेंट है और मैं सोचती हूँ आगे चल के भी हमें यही एक फोर्सफुली और एक इफेक्टिवली अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन साथ में हाँ, हमें जो हमारा अपना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो हमारी मिलिट्री है, डिफेंस है, सब चीजों को हमें और सशक्त करना होगा ताकि हमारा एक स्ट्रेंथ हो और हमारी आवाज सुनी जाए। बिल्कुल, आर्थिक मुद्दों पर ज्यादा हावी होता है G20 की जब बैठकें होती हैं, लेकिन मौजूदा जो वैश्विक स्थिति है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रोफेसर जोशी, यहाँ पर जो ग्लोबल पॉली क्राइसिस का लगातार जिक्र हो रहा है, क्या भारत और अफ्रीका साथ मिलकर एक स्थिरता का नया मॉडल पेश कर सकते हैं? और जिस तरह से हम पहले बात कर रहे हैं AU की और EU की बात होती है, तो कैसे इन दो बड़े क्षेत्रीय ब्लॉक्स को भी G20 में संतुलित किया जा सकता है? देखिए, आज के जो समय की जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को हम देख रहे हैं जया, और जिस तरह की लगातार चुनौतियों को अपने आसपास देख रहे हैं, न सिर्फ दो युद्धों की चुनौतियां हैं हमारे आसपास के, यदि हम तमाम महत्वपूर्ण ऐसे जो सामरिक और व्यापार के महत्व के क्षेत्र हैं, जैसे हिंद प्रशांत का क्षेत्र आप ले लीजिए, या आप ये दूसरे जब पश्चिमी रीजन्स में भी जाकर के देखते हैं, तो ये तमाम जो क्षेत्र हैं
यहाँ कैसे क्षेत्रीय संतुलन बना रहे, किसी एक प्लेयर का दबदबा ना हो। तो इसको लेकर के जो सिर्फ वहां के जुड़े हुए डायरेक्ट नेशंस ही नहीं, बल्कि जो इनडायरेक्टली इम्पैक्टेड नेशंस हैं या जिनका किसी न किसी वजह से इन क्षेत्रों से जुड़ाव है, तो अब ये जो क्षेत्रीय संगठन है ये भी क्षेत्रीय नहीं रह गए हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप G20 को भी यदि देखें तो बीते वर्षों में 1999 के बाद से हमने देखा पहले कैसे उस समय के फाइनेंशियल क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस की चुनौतियों को खोजने के लिए जो सदस्य देश थे उनके आर्थिक जो हेड्स थे उनको सदस्य बनाते हुए ये शुरू हुआ था। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे इश्यूज बढ़ते गए, जैसे जैसे सदस्यों की संख्या बढ़ती गई, तो हमने देखा कि कैसे कैसे इसका एक एजेंडा की दृष्टि से विस्तार होता चला गया। तो उसी दृष्टि से यदि हम आज देखें तो ये तमाम देश अब ऑल इंक्लूसिव ऐसे प्लेटफॉर्म्स चाहते हैं जिसमें हर प्लेटफॉर्म पर एक रीजनल रिप्रेजेंटेशन भी हो, जिसकी वजह से संवाद की एक खिड़की खुली रहे और कॉन्फ्लिक्ट्स का समाधान खोजा जा सके, तमाम जो व्यापार से संबंधित अवरोध है उनको दूर किया जा सके, सप्लाई चेन्स को बेटर बनाया जा सके। और यहाँ पर फिर अफ्रीका और भारत एशिया का प्रतिनिधित्व करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, क्योंकि आप यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो दो अलग अलग बिल्कुल भौगोलिक बिंदुओं का नेतृत्व हमें होता हुआ नजर आता है। और यदि हम देखें तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यदि हम भारत और अफ्रीकन नेशंस की, या विशेष तौर पर यदि हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमें यहाँ पर नजर आती है। और अलग अलग जो दूसरे फिर अब इसमें जैसे हम यूरोप के यदि देशों को देखें या यूरोपियन यूनियन की भूमिका को देखें, ऑस्ट्रेलिया की भूमिका को देखें, तो फिर निश्चित तौर पर जैसे जैसे इसका विस्तार होता चला जा रहा है G20 का, वैसे वैसे भौगोलिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से एक ऑल इंक्लूसिव फिर हमको प्लेटफॉर्म बनता हुआ नजर आ रहा है। जी, और खासतौर से मंजू जी, क्या एक इंक्लूसिव अप्रोच लेकर ही हम कह सकते हैं आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके साथ साथ ना सिर्फ तमाम जो देश जुड़े हुए हैं उनका फ़ायदा है, और साथ ही साथ भारत की, जिस तरीके से आपने कहा कि जो हमारी इकॉनमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत ज़रूरी एक प्लेटफॉर्म बन गया है, और जैसे अंशु जी ने कहा है कि इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म बन गया है, उसमें और एजेंडा और जो मुद्दे हैं उनको इंक्लूड किया गया है इसमें, ताकि ये मिल के सब चीज़ों का एक समाधान, डिस्कशन करने के बाद समाधान निकल पाए। क्योंकि हम देख रहे हैं यूएन का जो रोल है वो थोड़ा सा डिमिनिश हो गया है ओवर द इयर्स, एंड G20 जो सब मेन देशों का, और अफ्रीकन यूनियन भी इसमें आ गया है, तो ये सब देश जो इसके मेंबर्स हैं इनका एक महत्वपूर्ण रोल है ऑन द वर्ल्ड स्टेज, तो इकोनॉमी में, ट्रेड में, बट ऑल्सो और चीज़ों में। इसलिए हम देख रहे हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, AI, हर एक चीज़ इसमें G20 में आ गई है। हालांकि जैसे आपने कहा शुरू में इट वाज ओनली इकोनॉमिक, इसका फोकस इकोनॉमिक और ट्रेड पे था, लेकिन अब ओवर द इयर्स हम देख रहे हैं इसका एजेंडा बढ़ गया। और हमने देखा हमारे जब इंडिया में हुआ था तब हमने और बहुत सारी चीजें हमने जोड़ी थी जो कंटिन्यू हुई ब्राजील में, और अब साउथ अफ्रीका में भी मोस्ट ऑफ द थिंग्स उसी के ऊपर एक कंटिन्यूटी रही है, और एक विस्तार इसका हुआ है, उसके एजेंडा का, उसके स्कोप का। और इंडिया की जो इसमें भागीदारी है और जो कंट्रीब्यूशन है कि बहुत महत्वपूर्ण है, और हम देख रहे हैं कि आगे चल के भी ऐसा ही जरूरी हो गया है, बिकॉज जैसे मैंने कहा यूएन का थोड़ा रोल डिमिनिश हो गया है, और जो IMF है और IMF एंड वर्ल्ड बैंक, उनका भी रोल थोड़ा सा कम होता चला जा रहा है, क्योंकि वो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें सब कंट्रीज की नहीं है, और थोड़ा उसका लॉपसाइडेड एक एजेंडा रहता है। तो अब बिकॉज G20 एक मेन इकोनॉमिक फोरम बन चुका है, और उस पे हर एक मुद्दे पे फोकस करता है, इंक्लूडिंग ऑन लोन्स एंड डेट रिस्ट्रक्चरिंग एक्सेट्रा। हर एक चीज G20 में भी डिस्कस की जाती है। बिल्कुल। IMF और वर्ल्ड बैंक में थोड़ा सा एक जो रूल्स थे उनके, और जो रेगुलेशंस थे, जो जिसके तहत वो हर एक कंट्री को हेल्प करते हैं, वो थोड़े बहुत ही टाइट और बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी इन अ वे थे। तो उनको सबको एड्रेस किया जाता है, और इनको और रिप्रेजेंटेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और G20 का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और हमने देखा था कि कुछ
जब इंडिया में हुआ था G20 समिट, तो हमने IMF के जो लोन कंडीशंस थे और वर्ल्ड बैंक के जो कंडीशंस पे हमने फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, जो पुअर कंट्रीज हैं, उनमें कुछ बदलाव हम ला पाए थे। तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। G20 अब का उसकी जो अहमियत है और बढ़ती चली जा रही है। और इस दफा प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं आए हैं, अमेरिका रिप्रेजेंटेड नहीं है एट द हाईएस्ट लेवल, और हर समिट में उन्हीं का वो बहुत हमेशा एक एक्टिव रोल यूएस का रहा है इसमें। लेकिन इस दफा क्योंकि वो नहीं रहे हैं, जिस वजह से भी उनको लगा कि हमें वहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन राइट और रॉन्ग हम उस पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन द थिंग इज दैट उनकी प्रेजेंस भी जरूरी है यूएस की, क्योंकि उनका भी एक अभी फिर भी जो भी कहा जाए वो सबसे बड़ी पावर है, और उनके जो व्यूज हैं यहाँ पे बिल्कुल कंसिडर करने चाहिए उनको, और नेक्स्ट प्रेसिडेंसी उनके पास जा रही है इसके बाद साउथ अफ्रीका से। सो मुझे लग रहा है कि इसका जो रोल है G20 का, वो एक आगे चल के भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, लेकिन साथ में उसका जो एजेंडा है और जो उसकी जो चीजें डिस्कस की जाती हैं, उसके ऊपर भी सब देशों को अपना जो व्यूज हैं और अपनी जो दबाव डालना होगा कि ये वाले एजेंडा आइटम्स जो हैं हमारे हित में हैं। यानी सभी मुद्दों को इस मंच के जरिए उठाया जा सकता है, उन मुद्दों को जरूर लाया जाए। समय की ये मांग है, तमाम आवश्यकताएं हैं, तमाम चुनौतियां हैं, उनके अनुरूप अजय अगर देखा जाए लगातार G20 का जो ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ नजर आता है हमें। बिल्कुल, और इसमें डेबिट क्राइसिस और फाइनेंसिंग भी एक अहम मुद्दा है जो जिस पे G20 पर खासा फोकस है। प्रोफेसर जोशी, डेब्ट सस्टेनेबिलिटी पर साउथ अफ्रीका का खास इस बार फोकस है। क्या ये विकसित विकासशील जो देश है, डेवलपिंग नेशंस हैं, उनके लिए एक ब्रेटन वुड्स सिस्टम पर दबाव बढ़ाने का एक मौका हो सकता है? निश्चित तौर पर, और जिस प्रकार की थीम इस बार साउथ अफ्रीका ने रखी है और जिस तरह से एकता की और एक समानता की बात साउथ अफ्रीका कर रहा है, और जिस तरह के स्टेटमेंट्स जो एक एजेंडा साउथ अफ्रीका ने पूरे विश्व के सामने इस बार G20 समिट की मेजबानी करते हुए रखा है, तो उसमें सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो किस तरह से जो लंबे समय से विशेषकर ये वित्तीय पोषण को लेकर के जिस प्रकार की समस्याओं का सामना दुनिया के बहुत गरीब देश कर रहे हैं या अविकसित देश कर रहे हैं, उसका कैसे समाधान खोजा जाए, इसको लेकर के है। तो इसमें यही बात की जा रही है साउथ अफ्रीका की तरफ से कि जो विकसित देश हैं, जो पश्चिमी दुनिया के देश हैं, जिनके पास बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिनके पास फंडिंग की क्षमताएं हैं, तो वो कैसे जो तमाम अविकसित और विकासशील देश हैं उनके लिए उनके जो लक्ष्य हैं और उनकी जो प्रायोरिटीज हैं और फिर वैश्विक लक्ष्य हैं उनको अलाइन करते हुए हेल्प कर सके। तो ये कुछ इसमें जब हम, जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि जब हम क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट से जुड़े हुए लक्ष्यों को देखते हैं तो इसमें कई बार ये एक अलग चर्चा का विषय है, इस पर हम चर्चा करते हैं। इसको लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी वन ऑफ द कॉप समिट्स में क्लियरली इस बात को कहा था कि भाई जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनको उनके नेशनल कार्बन फुटप्रिंट को वैश्विक कार्बन फुटप्रिंट की तुलना में ध्यान में रखते हुए उनको आप गोल्स दीजिए, वरना क्या हो रहा है ना कि जो ये पुअर कंट्रीज हैं या जो अविकसित देश हैं वो ये क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट से रिलेटेड जो उनको गोल्स दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कहा जा रहा है कि वो जल्द से जल्द अपनी फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो अर्थव्यवस्था है उसको वो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड या उसको नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड अर्थव्यवस्था में तब्दील करें। तो ये इतनी जल्दी उनके लिए पॉसिबल तो नहीं है, और उनको फिर इसके लिए वित्त पोषण की आवश्यकता है। कहां से आएगा? उनके ऊपर फॉरेन डेट बर्डन्स हैं। इसी की बात साउथ अफ्रीका कर रहा है कि किस तरह से एक ट्रांजिशन सीमलेस मैनर में किया जा सके। इसमें अफ्रीकन देशों की जो क्रिटिकल मिनरल्स की संपदा है उसका भी किस प्रकार से उपयोग किया जा सके, और ये जो ग्लोबल इनइक्वालिटी है इस एक पर्टिकुलर बिंदु की दृष्टि से इसको कैसे दूर किया जा सके, इसको लेकर के मुझे लगता है ये आगामी सत्रों में इस पर चर्चा भी होनी है, और ये देखना रोचक होगा कि किस तरह की पहल पश्चिमी दुनिया के देश इस एक लक्ष्य को लेकर के करते हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से मंजू जी आप बता रही थी कि विस्तार जो है कहीं ना कहीं G20 में होता हुआ नजर आता है, और फिर चाहे हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें या तकनीक में AI की बात की जाए, ये वो तमाम मुद्दे जो कि कहीं ना कहीं जिनसे हर एक देश जो है उसके सामने चुनौतियां रहती हैं, किसी के पास समाधान भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए क्योंकि भारत इस तरह की पहल करता है, समाधान की बात करता है, और उसी वजह से आज एक नया विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं भारत पर सभी देशों का टिकता हुआ नजर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और क्रिटिकल मिनरल्स और ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इनकी बहुत एक मांग बढ़ गई है, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वो इन क्रिटिकल मिनरल्स पे डिपेंडेंट हैं,
और अफ्रीका में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, और कंट्रीज में भी हैं, बट अफ्रीका में बहुत रिसोर्सेज हैं। तो इनको अगर ठीक से एक्सप्लॉइट किया जाए सस्टेनेबल मैनर में, तो बिल्कुल ये एक इम्पोर्टेंट एक सोर्स बन सकता है फॉर उनकी इकोनॉमीज के लिए भी और विश्व के लिए भी, सप्लाई चेन्स में उसको शामिल करने के लिए। तो एक आगे चल के जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो इतनी डिपेंडेंट है इन चीज़ों पे। एंड साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नॉट ओनली क्रिटिकल मिनरल्स बट अदर रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है, जो हर कंट्री अभी तक कोशिश कर रही थी, स्पेशली जो उनके पुराने कॉलोनियल कंट्रीज थे, उसको कैसे एक्सप्लॉइट करते चले जाएं और कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे उनकी लोकल इकोनॉमीज को। बट वो बदल रहा है और बदल चुका है काफी हद तक, क्योंकि सब वहाँ के लोग भी समझने लग गए हैं कि हम ऐसे एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो अब ये G20 के माध्यम से आई थिंक अगेन एक उनकी आवाज आगे रखने की बात जो साउथ अफ्रीका ने की है, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंसी में, ये बहुत आवश्यक भी है। और आई थिंक जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो समझ चुका है कि अब ये जो एक वन वे, जो ये जो हमारा एक इक्विवेलेंस था, या जो पार्टनरशिप्स थी वन वे जो थी, और असिमेट्रिक कह लीजिए जी पार्टनरशिप्स थी, ये अब बदल रही है और उनको बदलना होगा साथ में। तो मुझे उम्मीद है कि उनकी भी जो रिस्पॉन्स है, उनका जो रिस्पॉन्स रहेगा वो बिल्कुल स्टेबल रहेगा और एक पॉजिटिव रिस्पांस आने की। बिल्कुल, जो ये क्रिटिकल मिनरल्स की राजनीति है उसमें अफ्रीका इस वक्त केंद्र में है, और इस रिसोर्स शिफ्ट का एक स्ट्रेटेजिक लाभ कैसे भारत उठा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर है। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल कवरेज G20 में भारत, विकास, विश्वास और नेतृत्व। और हमारे साथ हमारे दो बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आइए सीधे रुख करते हैं। प्रोफेसर जोशी, यहाँ पर तमाम चीज़ों पर बातचीत हो रही है, तो AI भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें, यहाँ पर G20 में किस तरह से AI रेगुलेशन पे चर्चा हो सकती है, और एथिकल AI को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की है कि कैसे हम AI को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, एक रिस्पॉन्सिबल AI के तरह से उस पर हम काम कर सकते हैं। एक एथिकल AI फॉर डेवलपमेंट, इसकी वैश्विक आवाज बनकर किस तरह से यहाँ पर भारत भी उभर सकता है और इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और ये हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ बिंदु है, और इसको लेकर के भारत ने एक प्रणेता की भूमिका निभाई है कि किस तरह से पूरे विश्व में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग की बात करें तो वो एथिकल हो, और उससे जुड़े हुए जो खतरे हैं उनको पहचान कर हम किस तरह से एक इफेक्टिव नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क के माध्यम से या एक AI रेगुलेटरी मैकेनिज्म के माध्यम से हम विश्व के तमाम जो ये देश हैं जो अलग अलग इन मंचों के सदस्य भी हैं इंक्लूडिंग G20, वो इसे माने और इसके माध्यम से इस बात को सुनिश्चित करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए फायदों को तो हम अपनाएं, लेकिन जो इससे जुड़े हुए खतरे हैं जिसके माध्यम से वैश्विक राजनीति में भूचाल आ सकता है, वैश्विक शांति, सुरक्षा, व्यापार के लिए AI के हम सभी जानते हैं कि किस तरह से यदि उसका दुरुपयोग हो तो किस तरह के खतरे देशों के सामने आ सकते हैं। इसमें भारत ने एक प्रणेता की भूमिका निभाई है, और AI गवर्नेंस को लेकर के किस तरह से एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया जाए, इसको लेकर के भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जब अमेरिका की यात्रा की थी या दूसरे अन्य देशों की जब यात्राओं पर जाते हैं तो हर मंच से उन्होंने इस बात को प्रमुखता से रखा है। और AI गवर्नेंस को लेकर के किस तरह से जो अलग अलग देशों की सरकारें हैं वो साथ में हाथ जोड़ करके और एक
पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को, जनरल अवेयरनेस क्रिएट करते हुए इसमें दूसरे किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की संस्थाओं को कैसे योगदान हो सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए एथिकल एआई को प्रमोट करने की बात भारत लगातार कर रहा है। और मुझे लगता है G20 के इस मंच पर भी वन ऑफ द सेशंस में इसको लेकर के हो सकता है कुछ प्रपोजल भी भारत प्रस्तुत करे। बिल्कुल, तो यहाँ पर एआई पर भी खासा जोर होगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबल एआई किस तरह से आज का जो दिन है वो भी G20 समिट में काफी महत्वपूर्ण है। आज कौन कौन से सत्र होने वाले हैं, आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। मुकुल इस पर और जानकारी हमें देंगे, रुक करते हैं मुकुल का। जी बिल्कुल जया, देखिए अगर G20 की हम बात करें, सत्र की अगर खास तौर से बात की जाए, 3 प्रमुख सत्र माने जा रहे हैं और इन तीनों प्रमुख सत्रों में अलग अलग मुद्दे, जैसे कि अभी हम हमारे जो साथ मेहमान जुड़े हैं उनके साथ भी चर्चा कर रहे थे। लेकिन पहले सत्र की अगर बात की जाए तो देखिए उसमें समावेशी और सतत आर्थिक विकास, इसके साथ साथ इसमें कोई भी जो नागरिक है, जो देश है, वो वंचित ना रहे, अपनी अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण कैसे तमाम देश जो हैं एक साथ अगर चलेंगे, अर्थव्यवस्था उनकी मजबूत होगी और उनकी व्यापार की भूमिका, ग्लोबल ट्रेड की जब हम बात करते हैं वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और उसके अलावा विकास के लिए वित्त पोषण और ऋण का बोझ, जिस डेप्ट की को लेकर अभी हम बात कर रहे थे, कैसे उसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक डेप्ट हमारा कम नहीं होगा, जो विकास की गति है वो उतनी तेज़ी के साथ नहीं चल सकती। और ऐसे में वित्त पोषण की भी आवश्यकता रहती है। जबकि जो दूसरे सत्र के विषय की अगर हम बात करें तो एक गतिशील विश्व, G20 का योगदान, आपदा जोखिम में कमी। जी हाँ, तमाम G20 के जो देश हैं किस तरीके से जो खासतौर से आपदाओं की अगर बात की जा रही है या फिर जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं, न्यायोचित ऊर्जा परिवर्तन, खाद्य प्रणालियाँ, ये खासतौर से ऐसे विषय हैं जो कि आज के समय में चुनौती के रूप में भी तमाम देशों के सामने हैं। लेकिन कैसे इन सत्रों पर न सिर्फ चर्चा की जाएगी बल्कि अगर बात की जाए तीसरे सत्र के विषय की भी, इसमें सभी के लिए निष्पक्ष और न्यायोचित भविष्य, महत्वपूर्ण खनिज अवयव की अगर हम बात कर रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स की अगर बात की जाती है, सभी के लिए एक क्या कुछ सुरक्षित भविष्य हम तैयार कर सकते हैं। और उसी में उत्कृष्ट कार्यों की बात की जाए या एआई, जिसके बारे में लगातार हम बात कर रहे हैं, ये वो तमाम विषय हैं, क्रिटिकल मिनरल से लेकर एआई तक, कैसे तमाम जो देश हैं वो इस पर अपनी सहमति बनाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि ये तमाम वो मुद्दे जिनको लेकर आज के समय में हम देखते हैं कि हर एक देश जूझता हुआ भी नजर आता है, लेकिन जब बात की जाती है समाधान की, वहाँ पर भारत की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। और इन 3 सत्रों में आपको बता दें कि 2 सत्रों में प्रधानमंत्री मोदी जो है उनका संबोधन भी होगा, जिसमें जाहिर तौर पर उम्मीद की जा रही है कि फिर चाहे हम एआई की बात करें, दूसरी जो मुद्दे हैं उनकी बात की जाए, उनको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो हैं अपने संबंध में चर्चा करेंगे। और आइए एक बार फिर रुख कर लेते हैं जया का। जी जया। बिल्कुल, तो आज बेहद महत्वपूर्ण सत्रों पर आयोजन होना है और लगातार इस पर चर्चा भी हो रही है। किस तरह से आज प्रधानमंत्री इन तीनों सत्रों में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे वो हम देखेंगे। मंजू जी, यहाँ पर बात हो रही थी, हम किस तरह से क्रिटिकल मिनरल्स की बात हुई, एआई की बात हुई, लेकिन यहाँ पर किस तरह से जो हम संकट की बात कर रहे हैं, कर्ज संकट की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है इस वक्त कर्ज संकट सबसे बड़ा मुद्दा है? ग्लोबल साउथ के देशों की बात करें या विकासशील देशों की बात करें, जो कि इस बार इस G20 में भी पॉलिसी का मुख्य एजेंडा रहने वाला है। बिल्कुल, हम देख ही रहे हैं, क्योंकि संकट हर एक चीज में, अगर आप देखेंगे वित्त व्यवस्था में, हर एक चीज में there is a problem, क्योंकि इतना डेट बढ़ गया है, इतने जो टैरिफ्स लगा दिए हैं इन्होंने यूनिलैटरली यूएस ने। और लेकिन हमने देखा कि चीन के पास लेवरेज था तो वो अपना वो निकाल पाए, अपने आप को बैलेंस कर पाए। लेकिन जिन देशों के पास लेवरेज नहीं है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आ गई है। और हम देख रहे हैं हम रिसीविंग एंड पे रहे हैं। और जो उनका जो अप्रोच रहा है हर कंट्री का, जो मोर एंड मोर होता जा रहा है कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसी को सेफगार्ड करेंगे, हम औरों की इतनी परवाह नहीं करेंगे। लेकिन अब वो जमाना बदलता जा रहा है, उनको समझ आना चाहिए कि वो वक्त नहीं रहा है कि सिर्फ कंट्री आइसोलेशन रहे। थोड़ा नेशनल इंटरेस्ट इज इम्पोर्टेंट, बट दैट एक बिल्कुल सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हैं, वो ना उनके हित में है ना ग्लोबल हित के हित में है। एंड आई थिंक जो अर्थव्यवस्था जो इस वक्त है, ग्लोबल अर्थव्यवस्था, इतने हाई डेट्स हैं हर एक कंट्री के, यूएस के इंक्लूडेड, सब इतने हाई उसमें चल रहे हैं। और ये साथ में टैरिफ्स लगा दिए इन्होंने, तो ये सब चीजें, यूएस खुद भी बहुत बड़े कर संकट में फंसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी वजह से लगातार एक समाधान के तौर पर बात की जाती है और उसी बात को प्रमुखता के साथ हम देखते हैं भारत लगातार रखता हुआ आया है। खासतौर से अंशु जोशी पे अगर जब हम देखते हैं ये तमाम परिस्थितियों को, कई ऐसे देश हैं जिनको कहीं ना कहीं आवश्यकता रहती है वित्त पोषण की जब हम बात करते हैं, और साथ ही कई ऐसे देश जो कि अपने आप में सक्षम हैं। और भारत इस बात का पक्षधर रहा है
कि कैसे तमाम जो देश हैं उनको एक समूह में हम जब ला सकते हैं, ना सिर्फ सबका साथ सबका विकास हम अपने देश में बात करते हैं, बल्कि जब हम वैश्विक स्तर पर बात करते हैं तब भी वो सार्थक होता नजर आता है पीएम मोदी के नजरिए से। निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री ने लगातार 2014 से G20 मंचों पर अपनी शिरकत की है और बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका रहा है। और यहाँ से हम देखते हैं कि कैसे फिलोसफिकली जो हम चर्चा भी कर रहे थे कि, और मंजू जी ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ा था कि जो दूसरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, उसके रोल को हम दिनों दिन कम होता हुआ देख रहे हैं वैश्विक राजनीति में, क्योंकि न सिर्फ समस्याओं का समाधान ढूंढ पाने में, वित्तीय पोषण कर पाने में, विकासशील अविकसित देशों को नेतृत्व और उनकी बात समझ पाने में ये मंच नाकाम होता हुआ दिखाई पड़ता है। वहीं प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं कि बदलती हुई वैश्विक राजनीति की स्थिति में इंक्लूसिविटी हमको इसमें नजर नहीं आती है। तो वहीं G20 में अपनी प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन यूनियन को जोड़कर हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात को सुनिश्चित किया कि लोकतंत्रीकरण हो ऐसे मंचों का, सशक्तिकरण हो ग्लोबल साउथ के देशों का, और जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है और इसको लेकर के लगातार हमने अपने फ्लैगशिप नेशनल प्रोग्राम्स के जरिए पूरे विश्व को बताया कि किस तरह से वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ जब हम कंपटीशन को छोड़कर कोलैबोरेशन करके आगे बढ़ेंगे तो फिर जो तमाम, चाहे हमारी वित्तीय समस्याएं हो या कॉन्फ्लिक्ट्स की सिचुएशन हो या फिर कोई भी समस्या हो, उसका समाधान हम आपसी संवाद के माध्यम से खोज सकते हैं। और यही कारण है कि जब ये युद्धों के अंत कराने की भी बात आ रही है तो इसमें कहीं ना कहीं ये मांग तो उठती हुई नजर आती है कि हमारे प्रधानमंत्री की मध्यस्थता में या उनके पार्टिसिपेशन से या भारत की जब यदि मध्यस्थता औपचारिक रूप से कहीं ना कहीं एक आमंत्रण मिले तो उसके बाद मुझे लगता है कि शायद इसका समाधान भी होता हुआ नजर आए। तो आप जो जिस बिंदु को आपने उठाया मुकुल, बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री के माध्यम से भारत लगातार एक प्रणेता की भूमिका निभाए हुए, जिसमें तमाम मंचों का लोकतंत्रीकरण करना और इनमें एक इंक्लूजन को बढ़ावा देना, इसका काम भारत लगातार कर रहा है। बिल्कुल। अगर हम आज के सत्रों की बात करें तो अफ्रीका एक्सपर्ट पैनल और ग्लोबल वेल्थ इनइक्वालिटी पर यहाँ पर रिपोर्ट बनाई जाएगी। कैसे आज की दुनिया की संपत्ति के असमान बंटवारे पर यहाँ पर गहन चर्चा होगी G20 पे। मंजू जी, भारत लगातार कह रहा है कि बिना न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था वैश्विक स्थिरता संभव नहीं। क्या इस तरह की जब चर्चा हो रही है, ये रिपोर्ट पर बात हो रही है कि वैश्विक आर्थिक असमानता के खिलाफ किसी तरह की भी किसी ठोस समाधान की एक शुरुआत की हम उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद तो थोड़ी कम है, कोशिश तो की जाएगी बिल्कुल, लेकिन उम्मीद कम है क्योंकि इस वक्त जो असिमेट्री है, जो असमानता है, उसको कायम रखने में काफी देश सोचते हैं उनके हित में है ये कि ऐसा ही चलता रहे, तभी उनकी उनकी महत्वपूर्णता रहेगी। तो वो कोशिश करेंगे कि ना हो, लेकिन हाँ, शुरुआत अगर इसको एजेंडा में रखा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा तो ये शुरुआत हो सकती है। लेकिन कितनी जल्दी ये उसको कोई नतीजा निकलता है या इसका समाधान निकलता है, वो कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत हम देख ही रहे हैं, इतने बड़े वेस्टर्न वर्ल्ड है पूरा, वो अपनी जो प्रभुत्व है और जो उनकी जो एक पावर है वो उसको नहीं छोड़ना चाहते। वो कोलैबोरेट करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ, लेकिन साथ में वो अपनी जो उनकी पोजीशन है उसको वो किसी भी तरीके से कम नहीं होने देना चाहते। और अगर बहुत अच्छे से अगर सब चीजें समान होने लगी, अगर आर्थिक स्थिति लोगों की समान होने लगी तो उनको लगता है कि उनकी इम्पोर्टेंस कम होगी, लेकिन आगे चल के उनको कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस वाले G20 में एक्चुअली कुछ निकल पाए, मुझे उम्मीद थोड़ी कम है, लेकिन हाँ, शुरुआत होगी तो आगे चल के डेफिनेटली एक बदलाव आएगा और आना भी जरूरी है क्योंकि ऐसा नहीं, ये अनसस्टेनेबल है जो इस वक्त जो आर्थिक असिमेट्रीज हैं, ये बिल्कुल अनसस्टेनेबल हैं और इनको फॉर एक जस्ट और पीसफुल वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी है कि इन असमानताओं को कम किया जाए, ब्रिज किया जाए और इसका वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत इसको समझना होगा। जैसे हमने देखा कि वो फाइनेंस करने को भी तैयार नहीं है क्लाइमेट की, जो उन्होंने कहा था टेक्नोलॉजीज को देंगे, और अब लेकिन उन पे दबाव तो डाला जा रहा है, लेकिन उनको कमिट करने के बाद भी पीछे हट गए हैं। तो इसलिए
ये एक शुरुआत होगी, लेकिन जी बिल्कुल आगे एक सकारात्मक शुरुआत इसको हम देख सकते हैं प्रोफेसर जोशी, क्योंकि ना सिर्फ शुरुआत हो चुकी है बल्कि उसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। पूरा विश्व जो है इस बात को महसूस कर सकता है, लेकिन अभी तक ये बात रखी नहीं गई थी। भारत जो कि अलग अलग मंच पर इस बात को रखता भी हुआ आया है। निश्चित तौर पर भारत ने ये जो तमाम ऐसे क्रिटिकल गोल्स हैं, जो विशेषकर ग्लोबल साउथ की यदि हम बात करें और इनको ग्लोबल साउथ से जुड़े हुए देशों को यदि आगे ले जाने की बात करें, तो वहां पर ये तमाम जो बातें हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम करने की बात है, जो डेट क्राइसिस से देशों को बाहर निकालने की बात है, कई ऐसे देश जिनके पास अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, विशेषकर क्रिटिकल मिनरल्स हैं। मैं आपको उदाहरण दूं, आप अफ्रीका में घाना जैसे देश को देखिए, लैटिन अमेरिका में आप चिले, बोलिविया, अर्जेंटीना जैसे देशों को देखिए, इनके पास किस मात्रा में क्रिटिकल मिनरल्स की मौजूदगी है। लेकिन ये होते हुए भी जब आप इनकी अर्थव्यवस्थाओं को देखते हैं तो एक प्रश्न चिन्ह और चुनौतियां हमें दिखाई पड़ती हैं। तो इसको दूर करने के लिए एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप की जा सकती है। इसकी दिशा में भारत लगातार काम कर रहा है। आपको याद होगा जब ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री वाया घाना और अर्जेंटीना, ब्राजील पहुंचे थे, तब घाना के साथ और अर्जेंटीना के साथ हमने कई महत्वपूर्ण बायलैटरल ऐसे अग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए, जिनके माध्यम से हम वहां एक्सप्लोर करेंगे जो क्रिटिकल मिनरल्स इन देशों में मौजूद हैं। और जब हमारा निवेश वहां होगा, हम वहां पर काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ होने का एक मौका मिलेगा। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज वैश्विक स्तर पर मौजूद है। और जो भारत कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो उसके साथ ही फिर आगे बढ़ा जा सकता है हमको। जी बिल्कुल, यहाँ पर फंडिंग की बात हो रही है, क्लाइमेट फाइनेंस की बात हो रही है, जिसकी लड़ाई इस वक्त जारी है। और भारत और अफ्रीका क्या एक फ्रंट बनकर विकसित देशों पर दबाव बना सकते हैं, इसका भी जिक्र हमने किया। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की फंडिंग को लेकर क्या कोई वास्तविक ग्लोबल मैकेनिज्म की हम उम्मीद कर सकते हैं, ये भी इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मंजू जी, ग्लोबल साउथ के लिए टेक्नोलॉजी एक्सेस को लेकर लगातार बहुत ही मुखरता से आवाज भारत उठा रहा है। क्या टेक्नोलॉजी एक्सेस डिप्लोमेसी का एक नया मॉडल पेश करते नजर मोदी जी आ रहे हैं, और उसको लेकर किस तरह से जमीन पर उतारा जा सकता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल कहा कि ये जो डिप्लोमेसी के थ्रू तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ, लेवरेज भी साथ में चाहिए। डिप्लोमेसी अलोन में शायद हम कामयाब ना हो, लेकिन इंक्रीजिंगली जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो भी समझ रहा है कि जब तक हम इसमें थोड़ा गिव एंड टेक नहीं करेंगे, थोड़ा अपने जो हमारी जो रिजिड पोजीशंस हैं उससे नीचे नहीं आएंगे, तो हमें भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि सब देश समझने लग गए हैं उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ्स हैं। एंड भारत उनका नेतृत्व भी कर रहा है इसमें, उनको दिखाने के लिए। और जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजीज हैं, हम कैसे वी आर रेडी टू शेयर। तो एक ये समझने लग गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज भी कि अगर जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, क्योंकि काफी इनोवेशंस हो रहे हैं हमारे देश में भी, हाँ जितने चीन और यूएस में हो रहे हैं शायद उससे कम, लेकिन फिर भी बहुत ओरिजिनल चीजें यहाँ भी हो रही हैं। तो अगर हमारा जो अप्रोच है कि हम शेयर करना चाहते हैं, हम सब लोगों को साथ लेके चलना, सब कंट्रीज को साथ लेके चलना चाहते हैं, सब देशों को, तो सबका विकास चाहते हैं हम, और उनको उनको क्या बेनिफिट, कैसे बेनिफिट हो सकता है, हम ये कोशिश करते आ रहे हैं लगातार। लेकिन सबको कन्विंस करने के लिए, और डिप्लोमेसी में एक डेफिनेटली एक टेक्नोलॉजी, अभी तक था सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, फिर हार्ड डिप्लोमेसी, अब आ गया है टेक्नोलॉजी। एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी थी, अब है टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमेसी। बहुत जरूरी एक ये हिस्सा बन गया, एक मुद्दा बन गया है डिप्लोमेसी के। और हम हर मौके को, हर अपॉर्चुनिटी को इसको बिल्कुल यूटिलाइज करना चाहते हैं। और ये बहुत एक आगे चल के मुझे लगता है विन विन सिचुएशन रहेगी अगर इसमें हम सक्सीड करें। जी बिल्कुल। और प्रोफेसर जोशी, आप किस तरीके से देखती हैं टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी की अगर खास तौर से बात की जाए, क्योंकि आज के समय में एक कोशिश ये भी है कि एक ग्लोबल पार्टनरशिप जो है वो बेहतर तरीके से नज़र आ सके। भारत तो लगातार कहता है, फिर चाहे हम अपने डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कि कोई भी देश है उसको अपना सकता है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहाँ पे उसी वजह से कमी नज़र आती है और एक बेहतर पार्टनरशिप जो है वो उसकी कमी लगती है। निश्चित तौर पर मुकुल, और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की बात करी है। हमने शक्ति की कन्वेंशनल परिभाषा में टेरिटोरियल और मिलिट्री पावर को देखा लगभग शीत युद्ध के अंत तक। फिर हमने एक सॉफ्ट
पावर को देखा कि किस तरह से कल्चरल डिप्लोमेसी के माध्यम से भारत और चीन जैसे देश वैश्विक स्तर पर आगे बढ़े, इकोनॉमिक पावर के माध्यम से और अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से आगे बढ़े। और अब हम देखते हैं कि टेक डिप्लोमेसी की बात होती है, टेक्नोलॉजी की बात होती है, तो इसमें भारत की और यदि हम देखें तो मैं यदि एक उदाहरण ले लूं तो वो भारत ने कैसे अपनी 140 करोड़ की आबादी को डिजिटलाइज किया, कैसे आधार प्रोजेक्ट हमने चलाया, यूपीआई प्रोजेक्ट हमने चलाया, डिजी लॉकर जैसा हमने एक इनिशिएटिव सक्सेसफुली चलाया, और हमने ये बताया कि किस तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम एक एज ए यूटिलिटी बना करके प्रस्तुत कर सकते हैं, हम कैसे सर्विसेज ऑन डिमांड प्रोवाइड करा सकते हैं। हमने 1,23,000 स्टार्टअप्स को अपने यहाँ एस्टेब्लिश किया, प्रोत्साहित किया, कैसे हम सिटीजन्स को डिजिटली एम्पावर कर सकते हैं, पहले तो डिजिटली साक्षर करें, एम्पावर करें। तो आधार को देखिए कैसे हमारा बायोमेट्रिक सोशल आइडेंटिटी सिस्टम है, पूरे विश्व में जाना जाता है, माना जाता है। हमारा यूपीआई, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग देश इसको अपना रहे हैं, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसके माध्यम से हमने डिजिटल ट्रांजैक्शनल्स को रिवॉल्यूशनराइज कर दिया। डिजी लॉकर की जो सुविधा है जिसमें हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने वाला काम ये हमने किया। और हमने CSCs जो है, कॉमन सर्विसेज सेंटर्स है, वो खोले जिसमें कि डिजिटल एक्सेस और सर्विसेज हम रूरल एरियाज को भी प्रोवाइड कर सके। हमने ई प्रमाण योजना को सक्सेसफुली चलाया जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली एक ऑथेंटिसिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म हो जो कि अलग अलग आइडेंटिटीज और ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर सके। तो ये भारत के फ्लैगशिप सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स रहे हैं जिनको कि वैश्विक स्तर पर मान्यता है, और एज ए गुड प्रैक्टिस दूसरे देश हमसे इससे जुड़ी हुई तकनीक और हमने कैसे इसको किया इसके बारे में जानकारी लेते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री इस बात को बहुत खुश होकर अलग अलग प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि हम इसे साझा करने के लिए तैयार हैं, और हम इसे करते हैं, करके दिखाते हैं। जी बिल्कुल। तो विदेश नीति में जो ये पीपल सेंट्रिक डिप्लोमेसी है वो भी एक भारत का मॉडल है जो काफ़ी बढ़ रहा है। मंजू जी, यहाँ पर हम निवेश और व्यापार को बढ़ावा देना ये प्रथम एजेंडा है। यहाँ पर किस तरह से इसमें आज जो हम नए बाजार ढूंढ रहे हैं, हम नए एवेन्यूज़ ढूंढ रहे हैं, संभावनाओं का नया दौर की तलाश हो रही है, क्योंकि उन नीतियों को तो बदलना होगा जो लगातार अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई को और बढ़ाती जा रही हैं। ऐसे में नए बाजार की तलाश में भारत की विदेश नीति में भी हमने एक बड़ा बदलाव देखा है कि कैसे हम जितने जो अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं या जो नए देश हैं उनके साथ कैसे अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, निवेश को बढ़ा सकते हैं। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के एजेंडे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कैसे आप G20 में इसकी संभावनाएं देखती हैं? कि बहुत इंपॉर्टेंट आपने चीज रेज की है जया जी, बिकॉज एक जो आजकल का जो माहौल बना हुआ है वो ट्रेड के ऊपर ही इकोनॉमिक जो पूरा एक बना हुआ है, ट्रेड उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और कैसे ट्रेड को वेपनाइज किया जा रहा है, ट्रेड को कैसे उसको लोग उसको देख रहे हैं और कंट्रीज जो है उसको कैसे दबाव डालने का एक जरिया बना रहे हैं और एक अपना एक मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रहे हैं हर एक एस्पेक्ट को, ट्रेड के एस्पेक्ट को। तो ये कि बहुत जरूरी है कि इसको एक डेमोक्रेटाइज किया जाए और ट्रेड को कहा गया था कि WTO के अंडर फ्री ट्रेड होगा, ये होगा, लेकिन हमने देखा कि वो बिल्कुल नहीं हो पाया है, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। WTO को उन्होंने अंडरमाइन कर दिया सारे देशों ने, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज ने। तो उसको बिल्कुल जो एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम एस्टैब्लिश होना था वो तो आई थिंक इज ऑलमोस्ट आउट नाउ। तो वो क्या हो रहा है, जो हम नए अपने लिए नए मार्केट्स ढूंढ रहे हैं और देश भी ढूंढ रहे हैं कि हमारे जो ट्रेड बढ़े, लेकिन आइसोलेशन में कोई जो मेक इन इंडिया कह रहे हैं, मेक फॉर द वर्ल्ड, कुछ चीजों में ही सीमित रह सकता है। कान भी हर एक चीज में कोई भी एक देश सक्षम नहीं है। तो एक ये इंटरडिपेंडेंसी और कोलैबोरेशन तो जरूर बनी रहेगी और रहनी भी चाहिए, ताकि आप सब जो जिस देश में जो स्ट्रेंथ है वहाँ पे वो चीज बने और जहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ है हम बनाएं और मैक्सिमम अपनी जो आत्मनिर्भरता है बढ़ाएं, लेकिन वो आइसोलेशन नहीं, आइसोलेशनिस्ट अप्रोच नहीं है। अपने जो स्ट्रेंथ है उस पर हम बिल्ड करें और हर देश के जिसकी जो चीज जहाँ पे है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, निवेश हो। तो उसके बेसिस पे नई मार्केट सब देश ढूंढ रहे हैं, क्योंकि स्पेशली US के जो सारे जो अभी तक एक्शंस रहे हैं वो हर देश को अफेक्ट किया, उनके फ्रेंड्स को क्या, एनिमीज को क्या, हर एक को उन्होंने एक ही मापदंड से वो टैरिफ्स लगा दिए हैं। तो एक उसको सब लोग नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम देख रहे हैं भारत भी FTAs बनाने की कोशिश कर रहे हैं और देश भी चाह रहे हैं, उनको नेगोशिएट कर रहे हैं इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। हम US के साथ भी कर रहे हैं, यूरोप के साथ भी कर रहे हैं, UK के साथ कर चुके हैं, लेकिन हर एक चीज में
म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट को मद्देनजर रखते हुए ये आगे चलना है। बिल्कुल, भारत लगातार इस बात का पक्षधर भी रहा है कि जो स्ट्रेंथ है किसी देश की वो एज इट इज़ रहनी चाहिए, यानी उसमें जो है किसी तरह का बदलाव ना हो। फिर चाहे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें या जो दूसरी ट्रीटी की जाती हैं, कोशिश यही है कि एक देश जिसको आवश्यकता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति भी हो सके और वो जो मजबूती है वो भी कायम रह सके। बिल्कुल, और जो यहाँ पे विश्वास की नीति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो हमारे पारंपरिक ट्रेड पार्टनर्स हैं, जो ट्रेडिशनल ट्रेड पार्टनर्स हैं, उनसे आगे बढ़कर नए एवेन्यूज़ को ढूंढते हुए नए बाजार को टारगेट करने का आज वक्त आ गया है। और जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास वो स्किल्ड लेबर है, आप हमारे पास फोर्स है, आप अपनी टेक्नोलॉजी लाइए लेकिन मेक इन इंडिया करिए। जो ये ब्रांड इंडिया को प्रमोट यहाँ पर किया जा रहा है उसकी भी हम देखेंगे कैसे झलक यहाँ पर G20 में भी हमें नजर आएगी। और प्रोफेसर जोशी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रोफेसर जोशी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लगातार तमाम मुद्दों की भी, और हमारे साथ इस वक्त प्रभु दयाल, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दयाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास चर्चा में, जहाँ पर किस तरह से G20 समिट पर इस वक्त ग्लोबल साउथ के एजेंडे को और भी प्रमुखता से आवाज़ मिलती नजर आएगी, और तमाम जो मुद्दे जो इन देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है उन्हें कैसे हम वैश्विक मंच पर और मजबूती से रखें, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। सबसे पहले आप शुरुआत कर रहे हैं चर्चा की, तो यही जानना चाहेंगे आपको क्या लगता है कि इस बार G20 में जो तमाम मुद्दों का ही जिक्र यहाँ पर हो रहा है, किस पे इस बार सबसे ज्यादा फोकस्ड रहने वाला है? बात हो ग्लोबल साउथ के मुद्दों की, बात हो ऊर्जा की, एनर्जी ट्रांजिशन की, जलवायु की, या फिर डेब्ट क्राइसिस की? बहुत बहुत धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। देखिए, सबसे बड़ा तो इस वक्त ये ध्यान पे जा रहा है कि ये दक्षिण अफ्रीका में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित किया जा रहा है। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की चिंताओं और प्राथमिकताओं को मुख्य धारा में लाना है। इस बैठक के मुख्य महत्व कई हैं जो एजेंडा में शामिल है। तो पहली बात तो यह है कि अफ्रीकी देशों की आवाज को मजबूती देना। ये सम्मेलन अफ्रीका में, जैसे मैंने कहा, पहली बार आयोजित हो रहा है, जिससे अफ्रीकी महाद्वीप से जुड़े मुद्दों जैसे ऋण संकट और टिकाऊ विकास, इन सब को वैश्विक मंच पर प्रमुखता से उठाया जा रहा है। दूसरी बात, जैसा आपने खुद ही जिक्र किया, ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व जो है भारत कर रहा है। भारत ने देखिए 2023 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया था, और दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में ये पहली बार हो रहा है कि जब अफ्रीकी संघ एक पूर्ण सदस्य के रूप में शिखर सम्मेलन में भाग ले रहा है। इससे वे ये जो विकासशील देशों को की सामूहिक आवाज को और मजबूती मिली है। तीसरी बात यह है कि देखिए, दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता का मुख्य विषय एकजुटता, समानता और स्थिरता, यानी सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और इन देशों से ये साफ जाहिर होता है कि किस तरह से G20 देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सब एक साथ आगे बढ़े, ना कि कोई पीछे छूटे। और इसके अलावा देखिए, जो एजेंडा के बड़े बिंदु हैं बहुत जो उसमें शामिल हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इन सब में सबसे प्रमुख जो लग रहा है वो कि आपदा जोखिम में कमी और प्रतिक्रिया को मजबूत करना। देखिए, ये जो जोखिम आते रहते हैं, लेकिन किस तरह से इनको डील किया जाए, किस तरह से इनसे हम निपटें और इनका हम टकराव कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। तो जो कम आय वाले देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनकी डेट सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पीछे छूटते जा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन के लिए पैसा जमाना बहुत जरूरी है। ये जस्ट एनर्जी की ट्रांजिशन की बात तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इस बात पे जोर देते हैं कि इसमें
फाइनेंशियल सपोर्ट किस तरह से दिया जाए, और भारत इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इसके अलावा देखिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल मिनरल्स का उपयोग होना बहुत जरूरी है। भारत अब इस बात पे बहुत जोर दे रहा है कि जो सप्लाई चेन है क्रिटिकल मिनरल्स की, ये पूरी तरह चीन के हाथ में हो गई, और चीन जो है मनमानी करता है। तो दुनिया को इस बात पे ध्यान देना होगा कि कैसे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल मिनरल्स का उपयोग किया जाए ताकि सब देश आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल, हर देश जो है वो आगे बढ़ सके, और उसी वजह से जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे एकजुटता है, समानता, और साथ ही साथ प्रोफेसर जोशी स्थिरता को जो कि एक लक्ष्य लेकर हर एक देश जो चल रहा है, वो कितनी ज़रूरी, कितनी आवश्यकता जो स्थिरता है वो आ सके, क्योंकि जिस तरीके से भू राजनीतिक स्तर पर अगर देखा जाए जो स्थिति बनी हुई है वो वाकई कहीं ना कहीं किसी भी देश के लिए उसको बेहतर नहीं माना जा सकता। निश्चित तौर पर मुकुल, वर्तमान परिस्थितियों में हमें वैश्विक राजनीति में एक उथल पुथल भरा माहौल नजर आता है। कोविड-19 के चुनौतियों से हम निकले भी नहीं थे कि हमने देखा कि कैसे रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया। इससे बड़े पैमाने पर आर्थिक और दूसरे मानवीय संकट पूरे विश्व ने झेले, और हमने देखा कि कैसे यूरोप के बड़े बड़े देश जो हैं वो गंभीर आर्थिक संकटों का शिकार हुए इस युद्ध की वजह से। वहीं हमने देखा कि सप्लाई चेन्स के डिसरप्ट होने की वजह से कई देशों को इन्फ्लेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट का, गरीबी का जो है खतरा भी, और इससे जुड़ी हुई चुनौतियों को भी झेलना पड़ा। फिर हमने देखा कि इफ दिस वॉर वाज नॉट इनफ, तो इजराइल हमास के बीच में पश्चिमी एशिया में संघर्ष शुरू हो गया, और इसमें हमने फिर दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनको भी जुड़ते हुए देखा। यहाँ कहीं ना कहीं आतंकवाद का खतरा भी हमारे सामने मंडराता हुआ दिखाई पड़ा। इससे भी जो वैश्विक स्थिरता है उसको बहुत बड़ी चुनौती मिली। और अभी हम जिस प्रकार के वातावरण को देख रहे हैं, इसमें अलग अलग हम ये तमाम थिएटर्स को ओपन देख रहे हैं। एंड इफ दिस वाज नॉट इनफ, तो हमने बीते दिनों कैसी खबरें पड़ी कि वेनेजुएला के आसपास ट्रंप ने अपने जो नार्को टेररिज्म से जूझने के नाम पर या उसका समाधान खोजने के नाम पर यहाँ पर भी हमको एक कॉन्फ्लिक्ट का नया थिएटर खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार की जो अस्थिरता का माहौल होता है, इससे विभिन्न किस्म के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और मानवीय संकट निश्चित तौर पर हमें दिखते हैं, और फिर इसके एक साथ समाधान खोज पाना असंभव सा जान पड़ता है। तो ऐसी पूरी स्थितियों के बीच जो ये G20 का समिट हो रहा है, और इसमें जो स्थिरता की बात को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये स्थिरता तभी आ सकती है जब कूटनीतिक टेबल पर जो ये तमाम समस्याएं हैं, इनका वाकई में एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन खोजा जा सके। और भारत इस दृष्टि से लगातार सभी देशों के साथ में, जो लाइक माइंडेड नेशंस हैं, उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर के आगे बढ़ने की बात को तो कर ही रहा है मुकुल। तो G20 का ये मंच वो अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है जहां पर हालांकि यूएस की हम एब्सेंस देख रहे हैं। ट्रंप ने मान्यता नहीं दी है इस G20 समिट को, उनकी प्रेजेंस भी नहीं है, एब्सेंस हम देख पा रहे हैं। लेकिन जो दूसरे सदस्य देश और महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस जैसे कि EU एक अलग दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है, अफ्रीकन यूनियन एक अलग दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ये तमाम साथ में आकर स्थिरता को बढ़ावा देने की से जुड़े हुए जो समाधान है उनकी बात तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। एम्बेसडर प्रभुदयाल, यहाँ पर जब स्थिरता की बात हुई तो जरूर भारत और अफ्रीका एक स्थिरता का मॉडल जरूर पेश कर सकता है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका का जिक्र हुआ। जो अमेरिका का जो विड्रॉल हुआ है उसको किस तरह से आप देखते हैं, कितना उसका असर या उसके पीछे कारण? ये जो अमेरिका का विड्रॉल है, ये फिर से ये दर्शाता है कि ट्रंप साहब की ईगो कितनी बड़ी है। ये सिर्फ एक ईगो का क्वेश्चन है। देखिए, अमेरिका के जो में मुख्य टकराव हुए हैं, वो जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामापोसा के कुछ बयान थे उसकी वजह से, और अमेरिका को ये लगने लगा कि भाई ये जो G20 है ये वैसा नहीं करेगी जैसा वो चाहते हैं। वो तो बस ये चाहते हैं कि किस तरह से उन्हीं का बोलबाला रहे, उन्हीं की बात मानी जाए, लेकिन G20 तो ऐसा करने वाली नहीं थी। तो उनका जो नजरिया है वो अपने प्रेडिसेसर बाइडेन से काफी फर्क है। बाइडेन पूरी तरह से गर्मजोशी से G20 समिट में शिरकत करते थे। जब भारत में हुई थी, आपको याद होगा कि कितनी जोश खरोश के साथ उन्होंने इस समिट में भाग लिया था। ट्रंप अलग है, ट्रंप चाहते हैं कि उससे वही जो कह रहे हैं वो माना जाए, और इनको लगा कि ये G20 समिट जो है ये इस तरह से नहीं काम करेगी, तो उससे बाहर हो गए। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा
कि अगला जो प्रेसिडेंट होगा G20 का वो अमेरिका होगा। तो हालांकि अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन जो अमेरिकन एम्बेसी है वहां पर उसके एक रिप्रेजेंटेटिव हैंडओवर सेरेमनी में भाग लेंगे और वो अगले साल की मेजबानी करने का जो उनका दावा है उसको वो आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे विचार में ये बड़ी क्षति की बात है, दुख की बात है कि अमेरिका इस G20 समिट में एब्सेंट रहेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये तो जिस तरह की ट्रंप की पॉलिसीज हैं उसका नतीजा है। जी बिल्कुल, लेकिन प्रोफेसर जोशी क्या ऐसे में जिस तरीके से अब क्योंकि एजेंडा जो है, क्या उस पर किसी तरह का प्रभाव हम मान सकते हैं? वैसे तो इतना बड़ा मंच है और यदि एक सदस्य देश शिरकत नहीं करता है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई प्रभाव हम इससे जो अंत में हम डिक्लेरेशन आते हुए देखेंगे इस पर कोई पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर वो देश अमेरिका है और हमने लगातार देखा है कि कैसे ट्रंप की अभी जो ये सेकंड टाइम प्रेसिडेंसी है इसमें किस तरह से उन्होंने पेरिस अग्रीमेंट से भी यूनाइटेड नेशंस को, उन्होंने अपनी पिछली प्रेसिडेंसी में भी पेरिस अग्रीमेंट से यूनाइटेड स्टेट्स को विड्रॉल कर लिया था, अभी इस बार भी विड्रॉ कर लिया है। तो इससे हमने कहीं ना कहीं जब हम क्लाइमेट फंडिंग की बात करते हैं, जब हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं, तो वहां जब अमेरिका जैसे देश की शिरकत नहीं होती है तो फिर संवाद थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। वैसे ही यहाँ G20 के मंच पर निश्चित तौर पर तमाम सदस्य देश अपने अलग अलग जो ये मुद्दे हैं इनको लेकर के बात करेंगे। ये सीधा रुख कर लेते हैं जोहानिसबर्ग का। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, वहां की तस्वीर आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पहुंच चुके हैं एक्सपो सेंटर जोहानिसबर्ग में सम्मेलन में भाग लेने के लिए। यकीनन आज का दिन वैश्विक नेतृत्व, ग्लोबल साउथ और नई आर्थिक व्यवस्था को दिशा देने वाला दिन माना जा रहा है और भारत और अफ्रीका की साझेदारी की मजबूती का एक और प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए इस वक्त जोहानिसबर्ग हैं और पहला कार्यक्रम जहां पर जोहानिसबर्ग एक्सपो सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ है। तो यहाँ पर ये सीधी तस्वीरें जोहानिसबर्ग से। तो तस्वीरों में आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि जो है हमने अब वहाँ पहुँच चुके हैं और वो तमाम मुद्दे जिन पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या कुछ G20 के एजेंडे में है। पहले सत्र की अगर बात की जाए वो हम यहाँ देखेंगे कौन से ऐसे विषय जिन पर चर्चा की जाती है और कहीं ना कहीं एक सार्थक चर्चा की उम्मीद, क्योंकि पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं, विश्व कल्याण की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका और भारत की जो साझेदारी है वो भी यहाँ पर मजबूत होती साफ नज़र आ रही है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने हुए, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस का आयोजन। दिल्ली करेगी श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन। संग्रहालय में दुर्लभ चित्र और दस्तावेज बताएंगे श्री गुरु जी की गाथा। लाइट एंड साउंड शो में उभरेगा उनका अदम्य साहस और बलिदान। टेंट सिटी और 24 घंटे लंगर का पूर्ण इंतजाम। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से मिलता धर्म और इंसानियत का पैगाम। आइए जुड़े उनके जीवन आदर्श के सम्मान में 23 से 25 नवंबर लाल किला मैदान में। आप सभी इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बने, गुरु साहब के चरणों में नमन करें और उनके अमर संदेश मानवता, त्याग और सद्भावना को अपने जीवन में अपनाएं। सारियानु जी आयानु।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग के एक्सपो सेंटर में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ चुके हैं। अखिलेश, सबसे पहला सवाल यही, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वो वहां पहुंचे, तो जाहिर है ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है बल्कि भारत अफ्रीका की जो साझेदारी है उसका एक बहुत ही सशक्त प्रतीक है। किस तरह से क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है आज? देखिए, निश्चित तौर पे भारत और अफ्रीका के संबंध है वो संबंध भारत की आजादी के पहले से है। और आपको जैसा कि पता है कि महात्मा गांधी ने अफ्रीका की धरती से ही सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी और उन्होंने एक तरीके से प्रयोग किया था सत्याग्रह का, और वो सत्याग्रह जिसने भारत को आजादी दिलाई पहले, और बाद में अफ्रीका की आजादी में भी भारत की प्रमुख भूमिका बनी रही। लंबे समय बाद अफ्रीका को हालांकि आजादी मिली। तो अफ्रीका में अब जब हो रहा है G20 शिखर सम्मेलन, तो अफ्रीका में पहली बार ये G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है। इसके पहले कई अन्य देशों में हुआ है, लेकिन अफ्रीका की धरती पे, दक्षिण अफ्रीका में अब पहली बार शिखर सम्मेलन हो रहा है। तो अफ्रीका आज निश्चित तौर पे भारत और अफ्रीका के संबंधों को याद कर रहा है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अगवानी हुई है अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा द्वारा, ये कह सकते हैं कि एक भावपूर्ण समय है जो दोनों के स्मृति में, दोनों देशों की स्मृति में उठे हुए। कार्यक्रम की बात करें अगर, तो देखिए अब सिरिल रामाफोसा का स्वागत भाषण होगा, जो कहते हैं कि ओपनिंग ये सेशन रहेगा, और उस ओपनिंग सेशन के बाद जो महत्वपूर्ण सेशन है, वह महत्वपूर्ण सेशन है जिसमें कि एक इंक्लूसिव इकोनॉमी की बात है, और उसमें साथ साथ लिखा हुआ है नो वन शुड लीव बिहाइंड। तो एक जो समझ सकते हैं कि ग्लोबल साउथ के देशों को लगातार ये महसूस होता रहा है कि अगर 21वीं शताब्दी में ग्लोबल साउथ के एस्पिरेशंस बढ़े हैं, लेकिन उनके संसाधन उस तरीके से नहीं बढ़े हैं। बिल्कुल। और अखिलेश, हमारे जो दर्शक हैं उनको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि जोहान्सबर्ग में एक्सपो सेंटर पहुंचे इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए, वहां से जो तस्वीरें आई हैं वो अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं और किस तरीके से भारत लगातार पक्षधर रहा है विश्व कल्याण का, मानवता के कल्याण के लेकर, वो तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर लेते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं एक्सपो सेंटर में, ये वो तस्वीर, और यहाँ पर उनका स्वागत किया दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने सिरिल रामाफोसा। किस तरीके से दोनों देशों की जो घनिष्ठता है, ना सिर्फ अगर देखा जाए बल्कि जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और ख़ासतौर से बात की जाए यहाँ पर राष्ट्रपति की, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये कि कैसे लगातार दोनों देश जो हैं आपस में बेहतर साझेदारी वो रखते हैं, और जब G20 की बात की जा रही है उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण। और आज हम देखेंगे शुरुआती सत्र में राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा जिनका स्वागत संबोधन होगा, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसके बाद मौजूद रहेंगे। साथ ही 2 सत्र में प्रधानमंत्री भी अपना संबोधन देंगे। बिल्कुल, इस बार भारत के लिए सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ को दुनिया के केंद्र में रखने का एक बहुत ही बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के तीनों मुख्य सत्र में हिस्सा ले रहे हैं और इप्सा मीटिंग में हिस्सा भी लेंगे, जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया था कि वो इस बार बेहद उत्सुक हैं, और कई महत्वपूर्ण वैश्विक नेताओं से मुलाकात भी वो करते नजर आएंगे। भारत, अफ्रीका और ग्लोबल साउथ, तीनों का संगम, तीनों का एजेंडा और भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भूमिका इस वक्त यहाँ पर फोकस में है। G20 की इन तस्वीरों में दक्षिण अफ्रीका की G20 प्रेसिडेंसी की बात करें, अफ्रीकन यूनियन के बढ़ते प्रभाव की बात करें, भारत इस पूरी भू राजनीतिक तस्वीर में बेहद प्रमुखता से खड़ा हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इस बार की थीम भी बेहद खास है, सॉलिडारिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। और यहाँ पर भारत का भी एजेंडा साफ है, इंक्लूसिव ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलियंस, टेररिज्म के खिलाफ कड़ा एक्शन और ग्लोबल साउथ के लिए फाइनेंस और टेक्नोलॉजी एक्सेस। किस तरह से इन तमाम मुद्दों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका बेहद अहम है, इस पर लगातार बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। उसी की एक झलक हम यहाँ पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामाफोसा के बीच यहाँ पर बातचीत हो रही है। बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ, मुस्कुराहटों के बीच बरसों का विश्वास और सहयोग है। 2023 में भारत की कोशिशों से ही अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिली है और एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था ये भारत और अफ्रीका की साझेदारी का। बरसों के
विश्वास का और गठजोड़ का जो लगातार और भी मजबूत होता हुआ साफ तौर पर नजर आता है। तो कैसे भारत और साउथ अफ्रीका एक ग्लोबल गवर्नेंस को एक नए सिरे से यहाँ पर आकार देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इस यात्रा की रणनीतिक अहमियत भी क्या है, इस पर भी लगातार चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की 12वीं G20 भागीदारी है और जिस तरह से बीते एक दशक में भारत की जो कूटनीति है वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली हुई है, कह सकते हैं ज़्यादा असर्टिव और इन्फ्लुएंशियल हुई है, उसकी भी झलक यहाँ पर हम देख सकते हैं। बिल्कुल सीधी झलक, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अपनी 3 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका के यात्रा पर हैं और यहाँ पर G20 समिट जहाँ आयोजन स्थल है एक्सपो सेंटर, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उस वक्त की ये तस्वीर है और जैसा जय आपने कहा कितनी गर्मजोशी के साथ राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने उनका स्वागत किया। जो घनिष्ठता हमें नज़र आती है अलग अलग तस्वीरों में वो हम यहाँ देख सकते हैं और ये घनिष्ठता है साथ ही साथ विकास को रफ्तार देने के लिए भी। कैसे आज जब विश्व को ज़रूरत है वैश्विक स्तर पर क्या कुछ और रिफॉर्म जो हैं वो किए जाने चाहिए, फिर चाहे अलग अलग संस्थाएं हों, वित्तीय चुनौतियां तमाम देशों के सामने जो रही हैं उनका समाधान क्या कुछ हो सकता है, कैसे तकनीकी रूप से समाधान जो है वो आज हम निकाल सकते हैं उन तमाम समस्याओं का, और उसी के रूप में भारत की एक नई पहचान जो है वो भी बनते हुई नज़र आती है। प्रधानमंत्री मोदी कई बार अलग अलग मंचों से इस बात को अपना संबोधन में जिक्र कर चुके हैं कि AI तकनीक जो है एक ऐसी तकनीक जिसको सकारात्मक रूप से हमें देखना चाहिए और वहाँ पर जो चुनौतियाँ हैं उनके समाधान के लिए भी लगातार भारत काम कर रहा है। और अग्रणी देशों में भारत की आज के समय में गिनती की जाती है। जब हम समाधान की बात करते हैं वो तमाम मुद्दे जो कि G20 एजेंडे में शामिल हैं। पिछले वर्ष ब्राज़ील की भी अगर बात की जाए किस तरीके से उन तमाम मुद्दों को हमने देखा था, कैसे आगे बढ़ाते हुए नज़र आए हैं तमाम देश। और इस बार भी आज और कल जो G20 की हम बात कर रहे हैं समिट की तमाम अहम मुद्दे जो कि निकल कर आएंगे, कोशिश यही रहेगी डिक्लेरेशन में हम देखेंगे तमाम वो खास मुद्दे और क्या कुछ समाधान के उन पर बातचीत विचार विमर्श जो है इन 2 दिनों में यहाँ देखने को मिलेगा। बिल्कुल, भारत की G20 यात्रा का जिक्र करें तो नई दिल्ली से जोहानिसबर्ग तक एक ऐसा सफर जिसने ग्लोबल साउथ को आवाज़ दी, अफ्रीका को मंच दिया और दुनिया को बताया कि भारत अब सिर्फ प्रतिभागी नहीं है बल्कि पथ प्रदर्शक बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दक्षिण अफ्रीका की यात्रा एक ऐसी कूटनीति की निशानी है जो एक नए वैश्विक युग को भी आकार दे रही है। भारत की ताकत, भारत की दृष्टि और भारत का नेतृत्व, यही है आज की G20 का नया संदेश। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान और हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश सुमन का सबसे पहले रुख कर लेते हैं क्योंकि अखिलेश मौजूद हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर, सीधे जोहानिसबर्ग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, यहाँ पर तमाम अहम मुद्दों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण चर्चाओं का आज होनी है और अगर हम आज के सत्रों की बात करें तो क्या हाईलाइट्स रहेंगी और क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी भागीदारी रहेगी? देखिए, आज 2 महत्वपूर्ण सत्र है जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पहला सत्र तो जिससे मैंने बताया कि ओपनिंग सेशन है, उसकी इसमें कि सिरिल रामाफोसा स्वागत भाषण करेंगे, लेकिन जिसे सेशन 1 कहते हैं वह सेशन 1 काफी महत्वपूर्ण है ग्लोबल साउथ के लिहाज से, जिसमें कि एक इंक्लूसिव इकोनॉमी की बात है और इसके साथ साथ यह भी है कि नो वन शुड लीव बिहाइंड, एक फ्रेज का यूज किया गया है। इसका मतलब यह है कि पूरे जो केंद्र बिंदु होगा पूरी दुनिया का जो इकोनॉमी का, उस इकोनॉमी में जो ग्लोबल साउथ के देश है, मतलब कहने का मतलब कि गरीब जो देश है, विकासशील देश है, वो कहीं पीछे न छूटे, इस पर चर्चा होगी। और जैसा कि आप जानती हैं कि विकसित देश, कई विकसित देश इसमें भाग ले रहे हैं, ग्लोबल साउथ के हैं कुल 43 देश प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके प्रतिनिधि हैं। देश तो 19 ही है, उसके अलावा कुछ गेस्ट कंट्रीज है, तो इसमें इस बात पे चर्चा होगी। उसके बाद दूसरा सेशन है जो भी कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण है और वह सेशन में एक खास बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को रिजिलियंट बनाए आपदा के समय। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात है कि न्याय संगत ऊर्जा का किस तरीके से एक
सिस्टम बने जिसमें कि कोई एक देश ऊर्जा से वंचित न रह जाए और किसी देश के पास आपात ऊर्जा न हो जाए। यह एक संदेश है और इस संदेश में यह बात भी छुपी हुई है कि किसी देश को इस तरीके का दबाव किसी अन्य देश पर नहीं बनाना चाहिए कि आप ऊर्जा की जरूरतों को कहां से पूरी करेंगे और कहां से नहीं पूरी करेंगे। तो ये बहुत दो जो सत्र है बहुत महत्वपूर्ण सत्र है और इस बात की पूरी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों सत्रों में हस्तक्षेप करेंगे। एक जो तीसरा महत्वपूर्ण गैदरिंग है जिसमें कि लीडर्स रिसेप्शन होने की बात है, उस लीडर्स रिसेप्शन में एक अनौपचारिक चर्चा होती है, सारे जो नेता वहां पे मौजूद होते हैं, उन नेताओं के बीच में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है जिसमें कि कई बार होता है कि ये जो दुनिया के सारे नेता हैं कई अमूमन औपचारिक के रूप में तो मिलते हैं लेकिन अनौपचारिक चर्चा करने का मौका उन्हें काफी कम मिलता है। और ये जो सत्र है जो रिसेप्शन होता है इस रिसेप्शन में अनौपचारिक बातें होती है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी बात शेयर करते हैं और कुछ इस तरीके से इनफॉर्मल टॉक्स होते हैं जिसमें बाद के सहयोग की पृष्ठभूमि बनती है या उस पर चर्चा होती है। इस महत्वपूर्ण सत्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग लेने की संभावना है। उसके अलावा कुछ बायलैटरल्स भी इसमें हो सकते हैं, आज उस बायलैटरल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। अभी इसका पूरी तरह खुलासा नहीं किया गया। वहाँ G20 का जो सम्मेलन स्थल है उसी सम्मेलन स्थल पे जिस तरीके से सेशन का काम आगे बढ़ता है उसी बीच बायलैटरल होंगे जो दोनों नेताओं के बीच में जिस देश के नेता के साथ बातचीत होती है। आप जानते हैं कि अफ्रीकी देश भी मौजूद है, दुनिया के अन्य विकसित देश भी मौजूद है, तो उसको प्रधानमंत्री की कोशिश होगी कि कुछ अन्य अफ्रीकी देशों के साथ भी मुलाकात करें। जी बिल्कुल, ये तो बात हुई प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की, लेकिन मिस्टर प्रभुदयाल जी अगर देखा जाए जिस तरीके से एक बड़ा मंच ये G20 का और वहाँ पर भारत की एक सार्थक भूमिका जो है वो हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए अखिलेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का इस G20 शिखर सम्मेलन में उपस्थित होना न सिर्फ एक वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना है और भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना है, बल्कि साथ साथ ग्लोबल साउथ के मुद्दों को उठाना है और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करना है। देखिए इस शिखर सम्मेलन के सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और ग्लोबल डेट क्राइसिस। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विचार जो हैं वो ऐसे हैं कि ग्लोबल साउथ को यूनाइट करते हैं और उनका हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि कैसे प्रमुख मुद्दों पर ग्लोबल साउथ की कंट्रीज की अटेंशन फोकस की जाए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी तो बार बार ये दोहराते आए हैं कि उनका जो मानना है वो वसुधैव कुटुंबकम है, वी आर वन फैमिली, वन वर्ल्ड वन फैमिली। और दूसरे देश भी अब ये समझने लगे हैं कि अलग थलग होकर काम नहीं कर सकते, कोऑपरेटिव वेंचर्स में अगर वो भागीदारी करें तो ही सबका भला होता है। तो अभी अमेरिका को ये बात समझ में नहीं आई है, तो देखिए इसलिए वो रूट के कुछ सिरिल रामापोसा जी ने कुछ कहा जिससे नाराज। उसके अलावा जैसा मैंने पहले कहा था अमेरिका को लगता है कि शायद उसकी बात न मानी जाए, लेकिन दुनिया को ये सीखना है कि किस तरह से अगर एक देश न भी साथ हो और न जाने वो कितनी देर तक नाराज रहेगा, लेकिन फिर भी हमको तो डेवलपमेंट के जो संदर्भ में काम करते रहना है और जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनको इनकाउंटर करना है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश हमेशा इस तरफ रहता है, ग्लोबल कोऑपरेशन एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। जी बिल्कुल, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ यही वो एजेंडा है जिस पर इस वक्त सभी की नजरें हैं। अखिलेश, हम सेशन 1 की बात कर रहे थे, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे ट्रेड, फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट को लेकर इस वक्त काफ़ी बातचीत हो रही है और साथ ही कर्ज का बोझ ग्लोबल साउथ के देशों के लिए ये एक बड़ी हकीकत है। कैसे इस सेशन में चर्चा होती नजर आएगी? क्या अब आर्थिक संरचना बदलने की जो बात हो रही है, जो डेब्ट फाइनेंसिंग को लेकर जो बात हो रही है, उसको लेकर कैसे ये ग्लोबल साउथ के देश चर्चा करते हुए नजर आएंगे? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था और जिस तरीके से उन्होंने ग्लोबल साउथ की आवाज को
G20 के पहले ग्लोबल साउथ के मन को समझने की कोशिश की थी, वर्चुअल एक ग्लोबल साउथ का एक कॉन्फ्रेंस किया था, और उसके बाद उनको एक आइडिया बना कि ये जो हमारे ग्लोबल साउथ के देश है किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, और उन समस्याओं में एक जो साफ बात निकल के आ रही थी, ये जो कर्ज की अदायगी होती है, जो कई बार होता क्या है, कुछ देश जो है कुछ छोटे देशों पे, गरीब देशों पे कर्ज का बोझ लाद देते हैं, और इसके चलते उनकी संप्रभुता खतरे में पड़ती है, और कर्ज का बोझ उस क्षेत्र में डालते हैं, उस क्षेत्र के लिए कर्ज देते हैं जिस क्षेत्र में दरअसल उस देश को जरूरत नहीं होती है, बल्कि जो कर्ज देने वाला देश है उसको जरूरत होती है अपना पैसा डंप करने के लिए। और इसके चलते आपने देखा है कि किस तरीके से श्रीलंका जैसा देश ने अपनी संप्रभुता खोने का खतरा बना दिया, उसके बाद श्रीलंका में एक आंदोलन की स्थिति बन गई और आज वहां सरकार बन गई। तो इस तरह की स्थितियां न पैदा हो, इसके कारण ये जो सेशन 1 है, सेशन 1 बहुत ही महत्वपूर्ण रखा गया है, जिससे कि इंक्लूसिव ग्रोथ है, नो वन शुड लीव बिहाइंड, लिविंग नो वन बिहाइंड। तो इसमें जो ग्लोबल जो लेंडिंग सिस्टम है, ग्लोबल लेंडिंग सिस्टम को भी ठीक करना, बातचीत के जरिए उनका इंस्टॉलमेंट फिक्स करना, और इस सेशन में कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टें पेश की जाएंगी। तो 2023 के बाद फिर ब्राजील के पास गया, ब्राजील ने भी कुछ रिकमेंडेशंस किए, उसके बाद ब्राजील के बाद 1 साल तक दक्षिण अफ्रीका अब काम करता रहा विभिन्न रिकमेंडेशंस पे। तो उन सारे रिकमेंडेशंस की रिपोर्टें इस सेशन में रखी जाएंगी, और उन रिकमेंडेशंस के आधार पर भी चर्चा होगी ताकि आगे का रास्ता प्रशस्त हो। और जैसा कि आप जानती हैं कि इस शिखर सम्मेलन के बाद अगली अध्यक्षता जो है अमेरिका के पास जानी है। अमेरिका दुनिया का सबसे कह सकते हैं कि शक्तिशाली फाइनेंशियल कंट्री है, तो उसके पास जब जाएगी विचार के लिए, तो उसके सामने भी एक खाका रहेगा कि किस तरीके से G20 सोच रहा है। तो एक विकसित देश के सामने एक पूरे ग्लोबल देश का क्या जरूरतें हैं, उसका एक खाका सामने होगा। तो इस लिहाज से इस सेशन में जो डेप्थ स्ट्रक्चरिंग के अलावा जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, इकोनॉमिक जो डिप्रेविटी है, जो कुछ देश पूरी अपनी अच्छी इकोनॉमी से वंचित रह जाते हैं, जो कई मामलों में होता है कि एक रिकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो डंप करते हैं। तो इन सारी स्थितियों से कैसे ग्लोबल साउथ बच सकता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि 52 अफ्रीकी देश जो है उनमें अधिकांश इस स्थिति से परेशान है, और उसके अलावा एशिया के भी कई देश जो इस स्थिति से परेशान है। तो इन सारी बातों पे चर्चा होगी, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा जिसके रिकमेंडेशन जाएंगे। अब उसके बाद देखना है कि आगे जब 2026 में अमेरिका के पास इसकी अध्यक्षता रहेगी तब वो किस तरीके से इस पर काम करता है। जी बिल्कुल अखिलेश, लेकिन जैसा आपने कहा तमाम ये मुद्दे रहते हैं, ऐसे में जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, वित्तीय चुनौतियां जो हैं, उसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जो हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इनकी भूमिका की अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार उसमें भी हम देख पा रहे हैं कि बदलाव की बात कही जा रही है, रिफॉर्म की बात कही जा रही है, जो कि बेहतर हो सकता है। क्या माना जाए, उनका क्या कुछ टेक यहाँ नजर आ सकता है? हाँ देखिए, निश्चित तौर पर फाइनेंशियल सिस्टम की बात है, वो फाइनेंशियल सिस्टम भी कह सकते हैं कि पूरी तरह झुका हुआ है विकसित देशों की तरफ, चाहे वो IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो। लगातार भारत का मानना रहा है कि इसमें यह जो है वो आज की रियलिटी को नहीं संबोधित करता है, आज की रियलिटी को नहीं दिखाता है। जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र पुराना हो चुका है, उसी तरह से IMF और वर्ल्ड बैंक भी पुराना हो चुका है, और इसी तरीके की वैमनस्य की वजह से उनके अंदर जो पारदर्शिता सभी थी, इसकी वजह से देखिए ब्रिक्स ने अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया, अफ्रीकन यूनियन भी अपने अंदर सहयोग के कई कार्यक्रम चला रहा है। तो वो सारी बातें निश्चित तौर पे इस सम्मेलन में बात उभरेगी, और इस पर जो रिकमेंडेशन आएंगे कि किस तरीके से ये जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के अंदर ये स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, उस पर प्रोटोकॉल में चेंज होना चाहिए, डेप्थ जो कर्ज देने और कर्ज अदायगी की जो प्रक्रिया है उसके पर चेंज होना चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ जो अन्य महत्वपूर्ण देश है, उन महत्वपूर्ण देशों को भी अपना जो कर्ज देने और कर्ज चुकता करने वाली जो उनका जो व्यवहार है, उस व्यवहार में भी परिवर्तन होना चाहिए। इस बात की तरफ भी मुझे उम्मीद है कि इस सेशन में इंगित किया जाएगा। बिल्कुल।
एम्बेसडर दयाल, दूसरा सेशन है रेजिलिएंट वर्ल्ड, जिसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी और फूड सिस्टम्स को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। दुनिया आज आपदाओं, जलवायु परिवर्तन की बात करें, ऊर्जा संकट और खाद्य सुरक्षा की बेहद सबसे कठिन चुनौतियों से यहाँ पर जूझ रही है। अगर हम बात करें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की, तो कैसे यहाँ पर एक भारत जरूर अपने अनुभव और मॉडल और समाधान यहाँ पर साझा करेगा, लेकिन कैसे हम एक बेहतर एक वैश्विक मॉडल को वैश्विक स्तर पर अपनाया जा सकता है? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक बड़ा मुद्दा है इस बार G20 में। जी बिल्कुल, और डिजास्टर जो है उसको इंटरनेशनल लेवल पे कम करने के लिए सभी देशों में कोऑपरेशन जरूरी है, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि ग्लोबली इंपॉर्टेंट है और कहीं पर हो रही गड़बड़ी से पूरी दुनिया की जो क्लाइमेट इक्वालिटी है उसको डिस्टर्ब किया जाता है। तो कोऑपरेशन के बिना, ग्लोबल कोऑपरेशन के बिना ये मुद्दे नहीं सुलझाए जा सकते। लेकिन भारत तो हर तरह से ये कोशिश करता आ रहा है कि दूसरे देशों को साथ लेके चले। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मैक्रों के साथ, फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ वो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई, वो भी इस वजह से कि सब देश साथ मिलकर के एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाएं और जो रिन्यूएबल एनर्जी पे जोर देते हुए अपनी जो डेवलपमेंट प्रोसेसेस को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा देखिए, कुछ ऐसे देश हैं बिल्कुल उनकी तरफ कोई सोचता ही नहीं है, जैसे इंडो पैसिफिक में, पैसिफिक ओशन में वो जो कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनके साथ भारत ने कोऑपरेट करके उनको अपनी जो टेक्निक्स हैं, अपनी टेक्नोलॉजी उनके साथ शेयर की है, क्योंकि वो बहुत इस बात से घबराते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज होती है उससे उनका बहुत नुकसान होता है। तो उनको टेक्नोलॉजिकली इक्विप करके उनमें क्षमता बढ़ाना कि वो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनसे लड़ सके, ये बहुत जरूरी है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार अपने कार्यों से ये दर्शाते आए हैं कि वो जो कहते हैं वही करते हैं। अगर वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो बाकी देशों को अपने साथ लेकर चलते हैं और जो दूसरे देशों को भारत से फायदा हो सकता है वो हर तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी कोशिश करती है कि उनको हो। तो जो ये चैलेंजेस जिनका जिक्र हुआ, ये ऐसे हैं कि ये एकदम से खत्म नहीं हो रहे, लेकिन इसमें कोऑपरेशन अगर होता रहे तो इनसे लड़ा जा सकता है। कोशिश की जा सकती है। बिल्कुल, अखिलेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि भारत जो है वो इस बात पे जोर देता है कि कुछ जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, न सिर्फ यूनाइटेड नेशंस बट ऑल्सो जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक, ये पुराने हो चुके, ये 1945 के करीब बने थे और तब से दुनिया बदल गई है और इनमें बदलाव आना बहुत जरूरी है। तो अगर इस बात पे जोर दिया जाए तब शायद सब देश मिलकर कुछ इसमें बदलाव ला सकते हैं। जी बिल्कुल, और उसी बदलाव की लगातार बात हम कर रहे हैं इस G20 में। अखिलेश, अगर देखा जाए सीधे शब्दों में अगर कहें, सुधार होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए और लगातार भारत इस बदलाव का पक्षधर रहा है, क्योंकि हम एक सकारात्मक सोच लेकर चल रहे हैं। हम सिर्फ अपने विकास की बात नहीं करते, हम वैश्विक विकास दर को देखते हैं, कैसे उसको हम बढ़ा सकते हैं, और उसी लिहाज से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो है इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे हमें इन तमाम संस्थाएं जो हैं इनमें एक बदलाव लाना होगा, इनमें सुधार करना होगा। देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री लगातार दुनिया के सभी मंच हैं, चाहे वो सुरक्षा, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो या कहीं अन्य जगह पे, हर जगह ये बात उन्होंने कही है कि आज की दुनिया में, आज देखिए दुनिया का सबसे बड़ा देश है भारत जनसंख्या के मामले में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, जो कि एक सस्टेनेबल कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी है, फंक्शनल डेमोक्रेसी है, चुनाव समय पर होते हैं, सरकार बदलती है, ट्रांजिशन ऑफ पावर बहुत ही स्मूथली होता है। तो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहते हैं जिसमें कि विपक्ष को भी बोलने की पूरी आजादी होती है, और इस तरह की डेमोक्रेसी है। खुला बाजार है, ये जो ओपन इकोनॉमी है जिसमें कि एक बाजार के नियम पूरी तरह से लागू होते हैं, टैक्सेशन सिस्टम है, अभी GST के लाने के बाद और ज्यादा टैक्सेशन सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, ओपन विंडो सिस्टम कई व्यापारिक मामलों में, इन्वेस्टमेंट के मामलों में है, ओपन डोर सिस्टम रखा गया है। तो ऐसे देश को अगर संयुक्त राष्ट्र के जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बनाया जाता है तो ये दुनिया के साथ एक अन्याय है।
कि यह जो इमर्जिंग नेशंस है, जो इमर्जिंग नेशंस के जो इशूज है, उन इशूज को एडजस्ट करने वाला कोई नहीं है संयुक्त राष्ट्र में। उसी तरह से IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, वो लेंडर की तरफ ओरिएंटेड है, जो कर्ज देने वाला है उसकी तरफ ओरिएंटेड है, कर्ज लेने वाले की तरफ ओरिएंटेड नहीं। जो पहले साहूकार होते थे कि साहूकार अपनी शर्तों पे आपको कर्ज देते थे, उनकी अपनी जरूरतें होती थी, उनके हिसाब से कर्ज देते थे। लेकिन वो अब जमाना बदला, अब जनता मांगती है कि हमको इस काम के लिए कर्ज चाहिए, हमको या तो छोटे व्यापार के लिए कर्ज चाहिए, मकान के लिए कर्ज चाहिए, कार के लिए कर्ज चाहिए। उसी तरह से अगर देशों के मामले में सोचे तो देशों के अंदर भी एक समझदारी बनी है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कर्ज चाहिए, हमको कॉफी उगाने के लिए कर्ज नहीं चाहिए, हमको कोको उगाने के लिए कर्ज नहीं चाहिए, हमको डिस्टिलरी लगाने के लिए कर्ज चाहिए, हमको विद्यालय बनाने के लिए कर्ज चाहिए, हमको स्वास्थ्य सिस्टम को ठीक करने के लिए कर्ज चाहिए। तो ये सब सारी चीजें जो है वो डेवलपिंग नेशंस की तरफ से, जिसे आज ग्लोबल साउथ कहा जा रहा है, उनकी तरफ से जा रहा है। और जिसको अभी तक सुन नहीं पा रहे हैं ये जो विकसित देश है, जो जिससे कि G20 में अधिकांश वो विकसित देश शामिल है। और यह भी रखना भी है कि अमेरिका ने अपने को इससे उस तरीके से आगे और अधूरे तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को आना था, उन्होंने कह दिया कि नहीं आऊंगा, JD वांस भी नहीं आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं आएंगे, लेकिन अंत में उन्हें लगा कि अब जब अध्यक्षता उन्हीं को जानी है तो चलिए उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल भेज दिया। तो यह एक असहिष्णुता दिखती है। तो बिल्कुल, और उसी वजह से अखिलेश कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार उम्मीद की जा रही है कि सार्थक बातचीत जो है वो इस G20 में हमें नजर आएगी, और उसके साथ साथ कुछ और खास तस्वीरें भी अपने दर्शकों के साथ लगातार हम साझा करेंगे। जया, बिल्कुल, तो यहाँ पर लगातार जो वैश्विक नेताओं के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी है। तो यहाँ पर इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई और बातचीत हो रही है। तस्वीरें सीधे जोहान्सबर्ग से हमें मिल रही हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। और ये G20 कैसा मंच, एक बड़ा मंच जिसमें ना सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त देशों की हम बात करें या वो तमाम देश, विकासशील देश जिनकी जिस तरह की आवश्यकताएं रही हैं, और ख़ासतौर से भारत और इटली के संबंधों को भी अगर देखा जाए काफ़ी बदलाव इनमें आया है, मजबूती हमें देखने को मिलती है। एक ऐसा नेतृत्व यहाँ नज़र आता है दोनों देशों में जो कि विकास की बात करता है, देश कल्याण की बात करता है। और आज जब यहाँ प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई तो उस वक्त की ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की बस, जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से उन्होंने मुलाकात की। तो तमाम वैश्विक नेता इस वक्त G20 के मंच पर एकजुट हो रहे हैं। जो इस वक्त वैश्विक चुनौतियां हैं, बात हो आपदाओं की, जलवायु परिवर्तन की, ऊर्जा संकट की, खाद्य सुरक्षा की, क्लाइमेट फाइनेंसिंग की, डेप्ट फाइनेंसिंग की, तमाम ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज ये वैश्विक नेता एकजुट हुए हैं G20 समिट में। जोहान्सबर्ग समिट किस मायने में बेहद खास और ऐतिहासिक होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल G20 नेताओं का ये जो शिखर सम्मेलन है वो इस वक्त जारी है और यहाँ पर लगातार हम तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से भी खास मुलाकात की। बिल्कुल, और इस तरह की जो मुलाकातें, जो तस्वीरें हैं लगातार आपके साथ हम साझा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।